हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर नए लेक्चर के साथ। और आज के लेक्चर में हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 7 और क्लास 12 का। और आज के इस चैप्टर के अंदर हम प्रीवियस ईयर्स के लगभग 30 प्लस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें किस ट्रिक से और कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करेंगे और कैसे आप उनको अटेम्प्ट करोगे विद इन 1 मिनट के अंदर, क्योंकि आपको 60 सेकंड का टाइम एक क्वेश्चन के लिए दिया गया है। इसलिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द अपडेट मिल जाए। और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कोर्स आने वाले समय में मिलने वाले हैं। साथ में आपको केमिस्ट्री भी मिलेगी, अब फिजिक्स चल रही है, साथ में केमिस्ट्री भी आएगी इसलिए। और 2025 के जो नीट बैच है उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे और उसकी प्रिपरेशन के दौरान आपको डीपीपीज मिलेंगी, साथ साथ उसमें आपको जो क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज है वो मिलेंगे और कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, कैसे थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको जो है कवर करना है, वो सारी बातें एक जो है फॉर्मेट के अंदर आपको कंप्लीट ईयर्स के अंदर करवा दी जाएंगी। इसलिए तो बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले पता चले ये सारी अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ए बीम ऑफ 2010 का ये क्वेश्चंस है जो नीट एग्जाम के अंदर आया हुआ है। A beam of cathode ray is subjected to crossed electric field and magnetic field। आपको पता होना चाहिए crossed electric field और magnetic field की बातें क्या होती हैं। आपको बताई भी गई थी crossed electric field, यूनिट नंबर 3 के अंदर एक्सप्लेन भी किया गया था क्या होता है। The field are adjusted such that beam is not deflected। इसके आगे उसने इस बात को भी लिख दिया कि बीम डिफ्लेक्ट नहीं होगी। यही क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है। जिस क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स किसके बराबर हो, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो, ऐसी सिचुएशन होती है उसी को क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन विदाउट डिफ्लेक्शन के सीधा चला जाता है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे इज गिवन बाय। अब स्पेसिफिक चार्ज का फार्मूला होता है E/m के बराबर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हो गई Q × E और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी QVB। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं जब एंगल 90 डिग्री हो। तो चार्ज से चार्ज कैंसिल, वेलोसिटी यहां पे आ जाएगी E/b। और इस वेलोसिटी के बहुत से फायदे होते हैं। इसके ऊपर इंडिपेंडेंटली खुद से न्यूमेरिकल आए हैं जो हमें यूनिट नंबर 5 में भी हमने देखे, यूनिट नंबर 3 में भी हमने देखे, इस फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल हमने देखे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में सबसे ज्यादा इस फार्मूले का यूज होता है। अब आपको पता है कि जो हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है वो किसके बराबर होता है, E × V के बराबर। ये वाला V है पोटेंशियल का, याद रखना। यूनिट नंबर 7 में आपको बार बार बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। और वर्क यहाँ पे कौन है, काइनेटिक। क्यों, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है इसलिए उसने कोई वेलोसिटी को गेन किया होगा और उस वेलोसिटी को गेन करने के कारण उसके पास वेलोसिटी आई होगी। तो m, अब v वेलोसिटी की बात करेंगे उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो दैट इज E² b² इज इक्वल टू E × V। हमें कौन निकालना है, E/m। E/m को इस तरफ ले लीजिए तो यहां हो जाएगा E² 2 × b का स्क्वायर बटे में v, और इस तरफ कौन है E, और इस m को ले लिया नीचे। तो इस E/m को ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। जब भी आपको स्पेसिफिक चार्ज नाम का वर्ड दिखाई दे तो इस E/m को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो E² डिवाइडेड बाय में 2b² × v, तो E² डिवाइडेड बाय में 2vb², ये रहा उत्तर भाई। डी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट। और 2010 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई इस एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे अच्छे खासे क्वेश्चन होने वाले हैं 60 प्लस। अगला क्वेश्चन है 2008 का, 2008 के एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस एट लो प्रेशर द कलर्ड ग्लो इन द ट्यूब अपीयर्स एज collision between the charged particle emitted from the cathode and atoms of gas, collision between different electrons of atom of gas, excitation of electron in atom, collision between atoms of gas। यानी कि कौन सा ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस की बात करते हो, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज गैस के ट्यूब के अंदर होता है, गैस के लिए लो प्रेशर के ऊपर उसके अंदर एक ग्लो दिखाई देता है। और ये सारी बातें आपने की होगी जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उनमें ये कंसेप्ट यूज होता है वहां पे। तो उसमें किसका फिनोमिना होता है, उसमें फिनोमिना होता है कोलिजन बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम द कैथोड एंड एटम्स ऑफ गैस, उनके बीच जो कोलिजन होता है। तो ए ऑप्शन 2008 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, द चार्ज्ड पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड एटम ऑफ गैस। ये कुछ थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिस्चार्ज ट्यूब आयनाइजेशन ऑफ एनक्लोज्ड गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोलिजन बिटवीन, यानी कि जो आपको डिस्चार्ज ट्यूब दी गई है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी और केमिस्ट्री के अंदर ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको टॉपिक भी पढ़ाया जाता है। चूंकि यहाँ पे हम एटम्स की बात कर रहे हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें बेसिक में जो ये आ चुका है और ये क्वेश्चन 2006 के अंदर आपसे पूछा गया था इस प्रकार से, गैस इन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, जो उसके अंदर गैस भरी हुई है उस गैस को आयनाइज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूट्रल गैस एटम एंड मॉलिक्यूल्स, गलत बात है। पॉजिटिव आयंस एंड न्यूट्रल एटम्स, ये भी गलत बात है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स, ये रिस्पॉन्सिबल है भाई। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये सब के सब पॉसिबल है किसके लिए? उसके अंदर गैस के आयंस को बनाने के लिए। नेक्स्ट, जे थॉमसन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेटेड दैट, मैंने प्रत्येक क्वेश्चंस को उठाया है जो भी एग्जाम में आया हुआ है। देखिए 2003 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेटेड दैट कैथोड रे आर स्ट्रीम्स ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, all the masses of an atom is essentially in the nucleus and the E by m चार्ज बाय मास, इसी को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। अभी अभी हमने किया था ये बात, इसी को स्पेसिफिक चार्ज का नाम भी दिया था हमने, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन E by m ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए E by m ये किसके लिए लगा दिया? इलेक्ट्रॉन के लिए, और एक E by m किसके लिए लगा दिया? प्रोटॉन के लिए। अब आपको पता प्रोटॉन का मास ज्यादा है इसलिए डिनोमिनेटर ज्यादा, तो इसका रेशियो कम। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसका डिनोमिनेटर कम है, तो इसका रेशियो क्या होगा? ज्यादा। इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट यही है, इलेक्ट्रॉन के लिए E by m की वैल्यू ग्रेटर देन होती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन के। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी कैथोड रे की नहीं है? 2002 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि कैथोड रे की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं। इट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल यही बात है, ये हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। कास्ट की शैडो भी बनाता है, कैथोड रे शैडो भी बनाता है, और फ्लोरिसेंस तभी तो ग्लो करती थी। अभी आज एक क्वेश्चन देखा कि ट्यूब ग्लो कर रही है, तो फ्लोरिसेंस की प्रॉपर्टी तो है, हीटिंग भी है, शैडो भी है, ये प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है। Who evaluated the mass of electron indirectly with the help of charge? थॉमसन ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताया था इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ चार्ज की मदद से। थॉमसन ने काम किया था 2000 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन ए डिस्चार्ज ट्यूब्स एट 0.02 mm देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, 1996 के अंदर है, क्रुक डार्क स्पेस बनते हैं इसके अंदर इतने mm के ऊपर, क्रुक्स डार्क स्पेस की फॉर्मेशन होती है इतने mm के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 1990 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 1990 के अंदर, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, थर्मोएनिक एमिशन में इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अलग अलग टाइप का एमिशन बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक, सेकेंडरी एमिशन, थर्मोएनिक एमिशन। थर्मोएनिक एमिशन का मतलब उसको गर्म करके, मतलब थर्मल एनर्जी देके, हीटिंग इफेक्ट से उसके टेम्परेचर को बढ़ा के। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप पढ़ते हो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी उसके ऊपर फॉल्स होती है। सेकेंडरी एमिशन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को टक्कर मारेगा तो वो उसको क्या करेगा? एमिशन करवाएगा। पर एक्सरे एमिशन में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा एक्सरे एमिशन। थर्मियोन्स आर, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई थर्मियोन्स, 1988 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ना प्रोटॉन होते, ना फोटोन होते, ना पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को ही थर्मियोन्स बोलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी के ऊपर क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन कर्नाटका नीट 2013 के अंदर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको करवाया जा रहा है। ए सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के ऊपर एक सोर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट है भाई, फ्रॉम द फोटो सेल्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी ए वी नोट। जब ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट के बराबर है। इफ डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड फोटो सेल इज मेज 25 सेंटीमीटर, अगर इसी दूरी को 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए, इसी दूरी को 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए, न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता, इसलिए 25 सेंटीमीटर पे भी इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट ही रहेगा। चेंज किस पे होता है? इंटेंसिटी पे चेंज होता है भाई, क्योंकि इंटेंसिटी इज पावर डिवाइडेड बाय में एरिया, और एरिया को लिखा जा सकता है 4 पाई इंटू डी का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिस्टेंस का फर्क पड़ता है, याद रखना ये बात, काम की बात है, याद रखना, आगे क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको इस बात को याद रखना है। पर स्टॉपिंग पोटेंशियल किसी प्रकार से डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर? डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है भाई। आपको देखिए प्रिपरेशन के टाइम हंसी मजाक ये सब मैं भी कर सकता हूं यहाँ पे, और सारे ड्रामेबाजी, पर ड्रामेबाजी के लिए नहीं,
आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, ड्रामेबाजी के लिए बहुत और चैनल बने हैं, वहां देखिए। या आपको क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी मिलेगी, और आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाएगा, किस स्ट्रेटजी के तहत वो चल रहा है, कहां पे आपके माइंड पे इफेक्ट डाल रहा है। इसलिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आप सही जगह के ऊपर आए हैं। और अपने दोस्तों को भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर आप हमें मोटिवेशन दोगे तो हम ऐसे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेक्चर लेके आएंगे। अगर आपको लगता है कि पैसों में सब कुछ होता है तो आप 1 लाख भर के पैसे और फिर वहां पढ़ लीजिए और हमारे फिर कुछ लेक्चर देखिए, आपको पता चलेगा कि कोई फर्क नहीं है। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए वेस्ट करने हैं तो आप कर दीजिए, फिर आके यहाँ पे आप कुछ लेक्चर 4-5 दिन देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि वहां पे और यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सिमिलर बातें बताई जा रही हैं और कुछ ना कुछ वहां से बेस्ट ही मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स ओनली व्हेन इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है और मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड जोड़ता तो मैक्सिमम वर्ड किसके लिए आता है? वेवलेंथ के लिए आता है। और मिनिमम किसके लिए आता? फ्रीक्वेंसी। मिनिमम पूछा तो उत्तर हो जाएगा सी। क्यों? देखिए hc बाय में लैम्डा इज एनर्जी, और इसी को लिखा जा सकता है h न्यू के बराबर। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। याद रखना, जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम के बराबर होगी। तो इसलिए वेवलेंथ में तो मैक्सिमम टर्म जोड़ी जाती है और फ्रीक्वेंसी में मिनिमम जोड़ी जाती है। In photoelectric emission process from metal of work function 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका वर्क फंक्शन कितना है भाई? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज, और साथ में काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी, दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। द कोरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, 2011 के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल्स की जो हमारे पास प्रोवाइड कर रखी है वर्क फंक्शन को मैं फाइन नोट से डिनोट कर देता हूं, और साथ में काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए कितना होगा। तो आपको आइंस्टीन्स की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का पता होना चाहिए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस में वर्क फंक्शन इज इक्वल टू में टोटल एनर्जी इंसिडेंट। क्या कहा था आइंस्टीन ने कि जब किसी सरफेस के ऊपर कोई एनर्जी इंसिडेंट करती है तो उसका एक पार्ट वर्क फंक्शन में जाता है और दूसरा पार्ट किस में पहुंच जाता है? काइनेटिक एनर्जी में पहुंच जाता है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको जो है मैक्सिमम दे रखी है 0.5, और इसी काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है E इंटू वी के बराबर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी को लिख दिया E गुणा में V, तो E से E कैंसिल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 वोल्ट के बराबर। 0.5 वोल्ट ये यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये एनर्जी पूछ रहा है, पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की बातें कर रहा है, इसलिए आपको सीधा सा फार्मूला लगाना है काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? E इंटू वी। E यहां पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और V यहां पे पोटेंशियल है, इस प्रकार। तो सीधे से कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, यहां मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस यूनिट से जब भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल डायरेक्ट और सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। When a monochromatic radiations of intensity I, जिसकी इंटेंसिटी I है, falls on a metal surface, the number of photoelectrons and their maximum kinetic energy are N and T। फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या N है और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? T के बराबर है। ठीक है, if the intensity of radiation is 2I, यहां पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या है? I। if इस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बढ़ा के किसके बराबर कर दिया? 2I के बराबर। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज 2I, the number of emitted electrons and their maximum kinetic energy। क्वेश्चन का कहना है कि सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स n है और काइनेटिक एनर्जी T के बराबर है, और इंटेंसिटी कितनी है? I। अगर इस इंटेंसिटी को डबल कर दूं तो क्या होगा? देखिए इंटेंसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सेम रहेगी, पर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अगर जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी उतने ही उसमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और उसी से फोटो करंट बढ़ेगा। ये पहला लॉ भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट नियम के अंतर्गत आता है, इसलिए आपके पास उत्तर हो जाएगा 2n एंड t के बराबर। तो उत्तर हो जाएगा 2n और t, दैट इज 2n एंड t के बराबर। मेंस 2011-10 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मेंस 2010 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसलिए देखिए थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 60 to 70 क्वेश्चंस करवाने होते हैं और मेरा काम ये रहता है कि मैं आपको ये कम समय में दूं ताकि आपके पास जो टाइम है वो आपका बच जाए, और टाइम बचेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाते हो, इसलिए
थोड़ा, नहीं तो मैं भी दूसरों की तरह यहाँ इन 60% में 20% लेके आऊं, उसी में लगा दूं 2 घंटे, 25% में लगा दूं, पर मैं आपको क्वालिटी देना चाहता हूं, साथ साथ आपको क्वांटिटी देना चाहता हूं, ताकि आपसे इससे जो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़े। मैं चाहता हूं, मन से दिल से चाहता हूं कि सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी बच्चे जो है अपने मुकाम को हासिल करें, इंजीनियर और डॉक्टर बने। इसलिए आप बिल्कुल सही चैनल पे पहुंचे हैं। स्पोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके स्पोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे तो याद रखना कि हम दूसरों की तरह नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे कोर्स चल रहे हैं, ऐसे ही आपको कोर्स मिलेंगे। अब आने वाले 2025 के लिए तो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। देखिए, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फॉर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हायर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू the number of photo electron emitted for light of frequency nu higher than threshold frequency is proportional to। अब नंबर ऑफ फोटोन की बात कर रहा है। अब जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं वो इंटेंसिटी पे ही तो डिपेंड करते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दोगे उतने ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जिसके कारण फोटो करंट बढ़ेगा। और ये क्वेश्चन 2009 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, The figure shows a plot photocurrent versus anode potential। Anode potential जो है और retarding potential surface for 3 different radiations। Which one of the following is a correct statement। 3 के लिए दिखाया गया है, A, B और C के लिए, ये A के लिए, B और ये C के लिए आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद ये एनोड पोटेंशियल, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल और ये फोटो करंट है। इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले तो आप एक बात सोचिए, जब आप इस ए के ग्राफ को देखते हो और जब आप बी के ग्राफ को देखते हो तो आपको क्या पता चलेगा? ए का फोटो करंट कम है और बी का फोटो करंट ज्यादा है। ऐसा क्यों हो पाया है? क्यों हो पाया है? क्योंकि ए की इंटेंसिटी कम है और बी की इंटेंसिटी क्या ज्यादा। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो करंट भी बढ़ेगा। और ये बात किसने बताई थी? ये बात आपको बताई थी पहले नियम ने। तो इस प्रकार स्टेटमेंट को बना के चलते हैं। कर्व्स ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। पहला देख लेते हैं। कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज। देखिए, करो बी और सी की बात करो, बी और सी लगभग एक इंटेंसिटी के साथ चल रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी और सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग सेम इंटेंसिटी। दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम, इंटेंसिटी भी सेम, बिल्कुल दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। करो ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज। यानी कि इस करो ए एंड बी की बातें कर, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इंटेंसिटी दोनों की अलग है पर फ्रीक्वेंसी क्या है? बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है? वो डिपेंड करता है इस पॉइंट के ऊपर। आपने बताया होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो बढ़ रहा है, पर ए और बी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है एच न्यू नॉट प्लस में ई इंटू वी। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करा? फ्रीक्वेंसी। जब आप इस ए, बी और सी की कर्व को देखते हो तो ए और बी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, पर सी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, मतलब नेगेटिव में बढ़ गया। नेगेटिव में बढ़ गया, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। बट ए और बी की जब बात करोगे उनका एक ही पॉइंट पे है, इसलिए रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज। दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम है क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, पर इंटेंसिटी अलग है, इसलिए इसका उत्तर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 18 मिनट में 16वें क्वेश्चन पे आपको पहुंचा दिया है। बिल्कुल मैं इस तरीके से आपको करवा रहा हूं क्योंकि जब हम इसको डीपली पढ़ेंगे, लेक्चर्स को पढ़ेंगे, तो वहां इसकी स्पीड को कम रखेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है बातें आपके माइंड में अनुवाद हो सके। ए 5 वाट सोर्स एमिट ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, 2009 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। पावर कितनी प्रोवाइड कर दी इसने? दैट इज 5 वाट। और वेवलेंथ कितनी दे दी इसने? 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। when placed 0.5 मीटर अवे, कितनी दूरी पे प्रेजेंट है? d is equal to 0.5 मीटर अवे। It liberates a photo electrons from the metallic surface when the source is moved to photosensitive distance of 1 मीटर। अगर इसको मूव करके कहां ले गए? 1 मीटर डिस्टेंस पे। पहले ये 0.5 मीटर पे था, इसको मूव करके 1 मीटर डिस्टेंस पे ले गए हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड विल बी रिड्यूस्ड बाय द, इस प्रकार। देखिए, मान लिया ये सोर्स है, ये पहले कितनी दूरी पे था? 0.5 मीटर की दूरी पे था। अब इसको कितनी दूरी पे लेके? 1 मीटर की दूरी पे।
तो कितने फैक्टर से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो लिबरेट हो रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज पावर अपॉन एरिया। इसको क्या कह सकते हैं, 4πd²। और आपको बताया गया है कि इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अगर आप इस 0.5 को 1/2 लिखोगे और इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 1 मीटर हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस को कितना कर दिया, डबल कर दिया। ऐसा ही तो हुआ, 1/2 का 2 गुणा कर दिया, 0.5 का 2 गुणा कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, 1 मीटर। मतलब हमारी डिस्टेंस को डबल कर दिया। पहले क्या था 1 और इसको डबल करके कितना कर दिया, 2। ऐसे सीधा फैक्टर समझा रहा हूं, नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो, 0.5 से कितना कर दिया, 1 कर दिया, मतलब डबल कर दिया। डिस्टेंस को डबल कर दिया मतलब स्क्वायर करोगे तो 4 गुणा, तो इंटेंसिटी कितने से रिड्यूस करेगी, 4 से रिड्यूस कर जाएगी। इंटेंसिटी कितने से रिड्यूस कर जाएगी, 4 से। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेट, अगर इंटेंसिटी रिड्यूस कर रही है तो उसके कारण क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो भी रिड्यूस्ड होंगे, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 17, ए फोटो सेल्स एम्प्लॉयज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट। 2006 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन का कहना है कि एक फोटो सेल है, क्या एम्प्लॉय करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट change in the frequency of light into change in electric current, change in the frequency of light into change in electric voltage, change in intensity of illumination into change in photoelectric current। बिल्कुल सही बात है, यही तो काम होता है इसका। change in intensity of illumination, जैसे ही intensity of illumination change होगी तो वैसे वैसे उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, चेंज होगा। वर्क फंक्शन नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करने का काम करता है। तो 2006 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, A photoelectric cell is illuminated by point source of light 1 meter away। जब 1 मीटर अवे पॉइंट सोर्स था, मतलब डिस्टेंस कितनी थी, 1 मीटर। When the source is shifted to 2 मीटर, अगर इसको शिफ्ट कर दिया 2 मीटर से, मतलब इस डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा दिया, तब each emitted electron carries 1/4 of initial energy, number of electrons emitted is half। अब आप सीधी सी बात कीजिए, क्योंकि जब आप इस डिस्टेंस को मूव करोगे तो केवल इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, और ये बात मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। जैसे ही इसकी वैल्यू डबल हुई तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, I/4 हो जाएगी, यानी कि उसका 1/4 हो जाएगा। तो ईच एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरीज हाफ इनिशियल एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज क्वार्टर ऑफ इनिशियल नंबर। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है, 2003 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि इंटेंसिटी के बाद जब डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस को डबल कर दिया तो इनवर्सली का रेशो है, तो ये 4 गुना होगा, तो इंटेंसिटी क्या होगी, 1/4। और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के होती है। When ultraviolet rays incident on metal plate, then photoelectric effect does not occur, it occur by incidence of। किसके इंसिडेंट से होगा, अल्ट्रावायलेट रेज को, क्वेश्चन को समझना, यूवी रेज को इंसिडेंट करने के बाद भी, यूवी रेज को इंसिडेंट करने के बाद भी वहां पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना नहीं हो रहा, तो अगर वो करवाना है तो कौन सी लाइट को इंसिडेंट करवाऊं। इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए, मैंने आपको याद कराया था RMI VUX गामा। RMI VUX याद रखे, RMI VUX, इसको क्या कहते हैं, रेडियो, इसको कहते हैं माइक्रो, इसको कहते हैं इंफ्रा रेड, इसको कह दिया विजिबल, इसको कह दिया अल्ट्रावायलेट, इसको कह दिया एक्सरे, और इसको कह दिया गामा रे। अब ये जो रेडियो वेव्स है, जब इसकी तरफ चलते हैं तो ये लैम्बडा डिक्रीजिंग है भाई, लैम्बडा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब एक बात सोचिए, एनर्जी का फार्मूला होता है एक H इंटू न्यू, और दूसरा फार्मूला होता है HC बाय में लैम्बडा। जिसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, ऐसी बात है। अब अल्ट्रावायलेट को ध्यान से देखो, अल्ट्रावायलेट से पहले की जितनी भी रेज हैं सबकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, और सबकी वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या, कम। पर अल्ट्रावायलेट से जितने भी आगे हैं सबकी वेवलेंथ है कम, उनकी फ्रीक्वेंसी है ज्यादा। तो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके लिए वेवलेंथ कम चाहिए। तो हमारे पास अल्ट्रावायलेट के बाद एक्सरे और गामा रे वाला ऑप्शन हो सकता है। एक्सरे है, इंफ्रारेड रे, रेडियो, माइक्रो। इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रो तीनों अल्ट्रावायलेट से पहले है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा है पर इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन बनाया गया है ये, इस तरह से आपको ये सोचना पड़ेगा
इस तरह से, क्योंकि आपके माइंड पे अफेक्ट डाल रही है ऐसी चीजें। तो आप देखिए आपके माइंड के पुर्जे पुर्जे खुले होंगे जब आपको ये स्पेक्ट्रम की बातें याद, और आपको पता होना चाहिए लैम्बडा डिक्रीजिंग है, जस्ट इससे क्वेश्चन बन गया। दूसरी बात, आपको अगर ये रिलेशन में पजल भी हो रहे हो उस टाइम पे, तो आप एक बात ध्यान दो, एक्स इंफ्रारेड, रेडियो और माइक्रो तीनों यू से पहले आ रही है, या तो तीनों होनी चाहिए या इनका उत्तर ये हो ही नहीं सकता, केवल एक आगे है एक्सरे, तो इसका उत्तर भी वही है एक्सरे बात। A photocell is illuminated by source of light which is placed at distance d from the cell। सबसे पहले कितनी दूरी पे है, d पे है। If distance become d by 2, मतलब d का आधा कर दिया, d by 2 आधा कर दिया, then number of electrons, अब number of electrons की बात पूछ रहा है, तो मतलब आप किसके ऊपर अफेक्ट डालो, इंटेंसिटी। क्यों, फोटो इलेक्ट्रिक का नियम कहता है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ही ज्यादा उसके अंदर से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। इस कंसेप्ट पे बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, ये क्वेश्चन 2001 के अंदर आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखने की बात है आपको, और यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसको थोड़ा क्रिटिकल बना के दे सकता है प्रश्न को। अब इसकी डिस्टेंस को आधा कर दिया, देखो अब की बार क्या किया, आधा, पहले डबल कर रहे थे अब आधा कर दिया, आधा कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स, ये कम हो गया 1/4 टाइम्स, तो ये बढ़ेगा, तो मतलब 4i हो जाएगा। अगर इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ी तो करंट भी क्या बनेगा, 4 गुना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी क्या बनेंगे, 4 टाइम्स, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। 21, एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, जैसे जैसे इंटेंसिटी जो इंसिडेंट लाइट की इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, बिल्कुल नहीं इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, नॉट इंटेंसिटी के ऊपर। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, बढ़ाया है, इंटेंसिटी को बढ़ाया तो डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। Which of the flowing statement is correct? The photoelectric current increase with intensity of light, बिल्कुल सही बात है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगले ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं ताकि कहीं और कोई समस्या ना रह जाए। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब एक बात देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, अभी अभी करवाया था, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे, और इसी के किसके बराबर लिखते हैं, E इंटू बी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। करंट इन फोटो सेल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, पहले ही बताया कि फ्रीक्वेंसी केवल काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट करती है, इंटेंसिटी को अफेक्ट नहीं करती और ना उसके इलेक्ट्रॉन्स को। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कहीं आपके सामने प्रूफ नहीं था। 1997 के अंदर यह पूछा गया क्वेश्चन है जब आपका पीएमटी एग्जाम होता था। नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बढ़ने से बढ़ेगा और घटने से घटेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी पे और या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। वेवलेंथ ऑफ लाइट भी इसी पे डिपेंड करता, नेवर उत्तर हो नहीं सकता, इसलिए 1993 का आपका ये क्वेश्चन है, उस पेपर में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द कैथोड रे ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज चेंजेस सच दैट द वर्क फंक्शन चेंज फ्रॉम W1 टू W2, वर्क फंक्शन W1 से W2 तक चेंज हो गया यहां पे। इफ करंट बिफोर आफ्टर चेंजिंग आर, बिफोर करंट पहले I1 है और चेंजिंग के बाद करंट है I2, ऑल अदर कंडीशन आर रिमेन्स अनचेंज्ड, देन ये मान के चलो कि एच न्यू इज ग्रेटर देन W2 से है, तो कौन सी कंडीशन इसमें से मैच करेगी। आपको क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज होता है, इसलिए आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल वर्ड देख के घबराने की जरूरत नहीं है, वही फिनोमिना लगेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हैं। अब आपको पता होना चाहिए दैट इज W एनर्जी इज इक्वल टू में वर्क फंक्शन W नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज नहीं हो रहा, अब करंट की बात कर रहा है, जो करंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी पे। कब डिपेंड करेगा, तब डिपेंड करेगा जब उस सरफेस के ऊपर जो लाइट है वो एच न्यू से ज्यादा पड़ेगी। अगर जो एनर्जी है, अब एक बात सोचिए, अगर उसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो वहां फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमिना ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उत्तर कोई बन ही नहीं सकता। इन्होंने कह दिया फिर कि वहां पे एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमिना हो रहा है, और फोटो इलेक्ट्रिक के फिनोमिना के बाद आपको पता होना चाहिए कि वर्क फंक्शन के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, और इसने कह दिया कि ऑल अदर कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड, इसलिए करंट कोई अफेक्ट नहीं डालेगा, दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा।
क्योंकि करंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, डज नॉट डिपेंड अपॉन द वर्क फंक्शन। ये बार बार कह रहा हूं कि करंट जो है वो केवल इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करता है, इस वर्क फंक्शन पे या फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बात बार बार आपको बताई जा रही है। अब आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट के ऊपर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नीट 2020 के अंदर पूछा गया भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है नीट 2020 के अंदर। अब ये वो स्ट्रेटजी चल पड़ी है जो रिसेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पहले के क्वेश्चन थे जो पहले पूछे जाते थे, इसलिए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, 1.5 गुना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैं नोट लगा के दिखाऊंगा भाई नीचे, ठीक है। What will be the फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज हेवल्ड, अगर इस फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया जाए मतलब 0.75 कर दिया जाए तो उसकी इंटेंसिटी इज डबल। फ्रीक्वेंसी इज हेवल्ड और इंटेंसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब कहोगे सर इंटेंसिटी को डबल कर दिया और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए करंट क्या हो जाएगा, डबल। पर बच्चे ध्यान से देखिए, उसने फ्रीक्वेंसी देखो यहां तो 1.5 गुना है एफ नोट से, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, पर यहां पे 75 हो गया, आधा, 1.5 का आधा 0.75, मतलब फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, मतलब एफ नोट फ्रीक्वेंसी से भी कम फ्रीक्वेंसी है। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो वहां फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमिना नहीं होता, इसलिए करंट क्या रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। यहां पे आपको इसलिए ये आगे जोड़ दिया गया कि इंटेंसिटी डबल। आप तुरंत माइंड लगाओगे कि इंटेंसिटी डबल होने से तो इलेक्ट्रिक करंट डबल होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं वो डबल हो जाएंगे, तो उत्तर लगा दीजिए डबल। नहीं, आपको यहां भी ध्यान देना है क्योंकि यहां पे फ्रीक्वेंसी 0.75 हो गई है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इसलिए यहां पे फिनोमिना टेक प्लेस नहीं करेगा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे क्वेश्चन शुरू हो गए हम, जो आपको बताई गई है, शुरू में भी दिखा दी गई है, उसी पे। द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज, वर्क फंक्शन फाई नोट, फोटो सेंसिटिव, जहां भी नोट लिखा हुआ है वो वर्क फंक्शन से होता है, इसलिए वो किसके बराबर है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन बी कोज फोटो एमिशन फ्रॉम द सबस्टांस इज, एक होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का उल्टा रिलेशनशिप होता है। यह बात शुरू में ही आपको बताई गई थी कि भाई एच न्यू किसके बराबर हो गया, एच सी वाई में लैम्बडा के। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, और फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम। अगर इसने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात की है तो मतलब थ्रेशोल्ड की ही बात कर रहा है, और थ्रेशोल्ड कहां से आती है, वर्क फंक्शन से आती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दोनों वर्क फंक्शन से मिलेंगी हमें। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं एच सी डिवाइडेड बाय में लैम्बडा नोट, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसको थ्रेशोल्ड कहते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदल लीजिए। अब दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखवाने जा रहा हूं, दैट इज 12375 एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय में एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आ जाएगा, वेवलेंथ, और किस में, एंगस्ट्रॉम में। ये फार्मूला याद रखना भाई, कैलकुलेशन को इजी कर देगा, ये आपकी कैलकुलेशन को इजी कर देगा। मतलब आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां से सोल्व करोगे तो पहले एच की वैल्यू रखो, फिर सी की वैल्यू रखो, फिर इसको कन्वर्ट करो किसके अंदर, इसको कन्वर्ट करो वोल्ट में, ई की वैल्यू रखो क्योंकि जूल में एनर्जी होती है, फिर आप लैम्बडा नोट निकालोगे। यहां डायरेक्ट निकाल दो, देखो 12375 बटे में एनर्जी कितनी है, 4, उत्तर कितना आएगा, लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में आएगा। देखिए तो 4 तिये 12 और यहां पे हो जाएगा 4 निम 36, 4 तिये 12 और फिर बचेगा 3, फिर से आ जाएगा लगभग आ जाएगा आपका, लगभग आ जाएगा 4 अठे 32 और 4 अठे 32, इस प्रकार से। तो 393 वाला जो उत्तर है 393 393, इसको राउंड फिगर में ले लेंगे हम, तो इसको सोल्व करके आप इसका राउंड फिगर भी बना सकते हैं कि उत्तर, और ये उड़ीसा नीट के अंदर आएगा। तो कैलकुलेशन को दोबारा से चेक कीजिए, 12375 4 तिये 12, 4 तिये 12 हो गया। अब ये हो गया, देखिए 4 तिये 12 ले लिया और ये हो गया 3, तो यहां एक जीरो और आनी थी भाई, यहां जीरो और आएगी, तो ये बनेगा 3093.88, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये आया एंगस्ट्रॉम में।
एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 309.3 नैनोमीटर, और ये किसके नजदीक है 310 के है, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा 310 नैनोमीटर। उड़ीसा नीट 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला याद रख लीजिए, इसको सोल्व करोगे तो आपके उत्तर लगभग जो है आसानी से निकल आएंगे। When the light of frequency 2 nu naught, लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 2 nu naught है, where nu is the threshold frequency, that is nu naught is the threshold frequency incident on metal surface, the maximum velocity of electron emitted is v, जो वेलोसिटी एमिट हुई है इलेक्ट्रॉन की वो किसके बराबर हुई है भाई v के बराबर। When the frequency of incident radiation is increased to 5 v naught, अगर इसी को बढ़ा के कितना कर दिया गया 5 v naught के बराबर, देन मैक्सिमम वेलोसिटी, तब जो नई वेलोसिटी बनेगी वो v डैश कितनी होगी, ये बात है। अब आप यहां पे फार्मूला लगाइए किसका आइंस्टीन इक्वेशन का, आपको पता है दैट इज h न्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर के बराबर। पहली बार लगाएंगे तो h न्यू, अब न्यू की वैल्यू पहले केस में किसके बराबर है 2 न्यू नॉट। देखिए व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रहा है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रहा है 2 न्यू नॉट, और इसको इस तरफ से माइनस कीजिए, ये हो जाएगी h न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, क्योंकि पहली वेलोसिटी यही है, तो ये हो जाएगा h न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 इंटू m v का स्क्वायर। पहली इक्वेशन बन गई भाई इस प्रकार। अब दूसरी इक्वेशन किसके लिए बनाए 5 न्यू नॉट के लिए, तो अब की बार हो जाएगी h, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी 5 न्यू नॉट, इसमें से इसको माइनस कर देंगे दैट इज h न्यू नॉट इज इक्वल टू नई वेलोसिटी हाफ m v डैश का स्क्वायर। ये नई वेलोसिटी बन जाएगी क्योंकि पहले v वेलोसिटी थी जब फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट थी, नई वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो 5 में से जाएगा तो कितना बचेगा 4h न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 इंटू m v डैश का स्क्वायर। अब h न्यू नॉट की वैल्यू तो हाफ m v स्क्वायर है, तो 4 वो 1/2 m v का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू m v डैश का स्क्वायर। तो 1/2 m से 1/2 m कैंसिल, v डैश निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4 का रूट 2 इंटू वी, तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी भाई, 2 गुना हो जाएगी। तो अब किस किस का रेशियो पूछ रहा है v1/v2 का, तो v1/v2 का पूछ रहा है भाई। पहले वेलोसिटी उसकी v1 थी, पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी v1, और बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई v2, तो अब v1/v2 का वेलोसिटी पूछ रहा है, तो v/v डैश पूछ रहा है भाई, v/v डैश पूछ रहा है दैट इज 1/2, तो मतलब रेशियो आएगा 1:2 के बराबर। ध्यान रखना भाई जिसका यहाँ पे पूरे मैंने यहाँ पे ये टाइप भी में रह गए थे, इसलिए मैंने जो समझा है वो यही समझा है कि v1/v2 का पूछ रहा है, तो उस हिसाब से मैंने उत्तर दे दिया। आपका नीट 2018 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सिल्वर की दे रखी है लैम्बडा नोट, मैंने कहा था थ्रेशोल्ड वर्ड को नोट से दिखाएंगे हम, वो वैल्यू दे रखी है दैट इज 3250 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इसके बराबर। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ से, दैट इज 2536 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, इससे कितनी हो गई। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उसने प्रोवाइड कर रखी है और एक नई वेवलेंथ दे दी, कह दी अगर हम इतनी वेवलेंथ को इंसिडेंट करवा दे तो कितनी वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला होता है hc/λ इज इक्वल टू में hc/λ नोट, और प्लस में काइनेटिक एनर्जी को रख दिया 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। अब इसको इस तरफ लेके आओ, hc/λ माइनस hc/λ नोट इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी का स्क्वायर। ठीक है, दोनों जगह से hc को कॉमन लिया, अंदर रहेगा 1/λ माइनस 1/λ नोट, और ये 2 आ जाएगा ऊपर और ये m आ जाएगा नीचे, पूरे के ऊपर रहेगा रूट, और ये क्या बन जाएगी वेलोसिटी। आपको h की वैल्यू पता है, आपको c की वैल्यू पता, आपको मास की वैल्यू पता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्बडा आपको ये दे रखा, लैम्बडा नोट आपको ये दे रखा। अगर मैं इसको सोल्व करने बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, और ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा ही नहीं है, इसलिए आप इसको सोल्व कर लीजिए। आपको तरीका बता दिया, मेथड बता दिया, इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 29, और कहां आया हुआ है नीट सेकंड 2016 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। ये क्वेश्चन जो 2013, 14, 15, 16 यानी कि मैक्सिमम टाइम है 14, 15, 16, 17,
ये 4-5 साल के प्रश्न जो है बड़े क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से बनाया गया है, पूरे सोच समझ के क्वेश्चंस को टाइप किया गया है और बनाया गया, इसलिए ये बड़े अच्छे प्रश्न है। द फोटोन्स विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी कितनी है भाई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, आर इंसिडेंट ऑन कैथोड रे सी इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की एमिट हो रही है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। When photons of energy 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट are incident on C, photo electron will reach the anode A, the stopping potential of A relative to C। क्वेश्चन को समझिए, फोटोन विद एनर्जी, एनर्जी फोटोन की कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैथोड के ऊपर इंसिडेंट होती है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के, जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कैथोड पे स्ट्राइक हुई तो उससे क्या हुआ, रिलीज हुए कौन, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर यही फोटोन की एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी जाए, ये फोटोन की एनर्जी है भाई, 5 से कितनी कर दी जाए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी जाए, आर इंसिडेंट ऑन सी प्लेट, उसी कैथोड प्लेट के ऊपर है, नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल रीच द एनोड ए। अगर ऐसा हो गया तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच रहा, तो उस एनोड का स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, क्वेश्चन ने बोला अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो एनर्जी ऑफ फोटोन है उसको इंसिडेंट करवा दिया जाए तो उससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं मैक्सिमम एनर्जी। अगर उस 5 की जगह 6 को इंसिडेंट करा दे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ए एनोड तक नहीं पहुंच रहा है, तो हमें क्या बताना, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है। फार्मूला दैट इज एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, इसी को एनर्जी की टर्म में लिख लेते हैं भाई, क्योंकि हमारा काम किसकी टर्म में है, एनर्जी की टर्म में। तो एनर्जी ई इज इक्वल टू में ई नोट, इसको क्या कहते हैं वर्क फंक्शन, और इसको क्या कहते हैं एनर्जी, प्लस में काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है ई इंटू वी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में। ठीक है, अब एनर्जी पहले कितनी इंसिडेंट हुई है, मान लिया जाए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से कितने को माइनस कर दो 2, क्योंकि जो मैक्सिमम एनर्जी एमिट हुई है वो कितने की है 2 की है, तो हमारे पास हो गया दैट इज 3, और ये किसकी वैल्यू आ गई ई इंटू वी की, इस प्रकार। ठीक है, चाहे आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो मैक्सिमम एनर्जी एमिट हुई है, ये कौन एनर्जी में एमिट हुई है, मैक्सिमम एनर्जी एमिट हुई है भाई। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी एमिट हुई है, तो ई की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, और जो मैक्सिमम एनर्जी है वो एमिट हुई है कितनी 2, तो यहां पे कौन आ गया, वर्क फंक्शन आ गया ई नोट, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, इस प्रकार। क्योंकि ये मैक्सिमम एनर्जी है ना, और मैक्सिमम एनर्जी को ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वर्क फंक्शन का तो जिक्र ही नहीं किया हमने, गलती से रख दिया था वर्क फंक्शन की वैल्यू, पर वो किसकी वैल्यू है, मैक्सिमम एनर्जी की। ठीक है, अब अगर हमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दे दिया जाए, ये दे दिया, ई नोट की वैल्यू अब की बार कितनी निकाल ली 3, तो प्लस में पोटेंशियल हो गया ई इंटू वी, यही तो निकालना हमें, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू ई इंटू वी, तो आंसर आया कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई इंटू वी, तो कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में होता है, इसलिए उत्तर नेगेटिव का आएगा, पॉजिटिव का नहीं हो गया भाई, याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में होता है, रोकने वाला चीज हमेशा क्या है, नेगेटिव, क्योंकि रोक रहा है मतलब रिटार्डेशन हो रही है, तो नेगेटिव उत्तर आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, याद रखना। क्वेश्चन को कैसे किया है, इन्होंने मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन दे दी कितनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी ऑफ फोटोन दे दी 5, मैक्सिमम एनर्जी दे दी 2, यहां से हमने किसको निकाल लिया, वर्क फंक्शन को निकाल लिया, क्योंकि डायरेक्टली बात नहीं बोल रहा है कि ये एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, वो मैक्सिमम वर्ड का यूज कर रहा है ताकि आपको पजल किया जा सके। तो 5 और 2 में से गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपका आ गया वर्क फंक्शन, और इसी वर्क फंक्शन को यहां रख के हमने किसकी निकाली, पोटेंशियल की वैल्यू, और यही पोटेंशियल की वैल्यू होगी 3 वोल्ट, और यहां पे आ गया नेगेटिव साइन, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन मेटेलिक सरफेस, कोई मेटेलिक सरफेस है, इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी, जब उसको लैम्बडा के साथ इन किया गया तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी के बराबर। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्बडा, अगर उसको 2 लैम्बडा से इल्यूमिनेट कर दिया जाए, द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटेलिक सरफेस, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया वी डैश, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा की टर्म में। देखिए ये फिर से नीट फर्स्ट 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, दैट इज एच सी बाय में लैम्बडा माइनस एच सी डिवाइडेड बाय में लैम्बडा नोट इज इक्वल टू में ई इंटू वी के बराबर।
ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, अगर यहाँ पे आपको एक वेवलेंथ लैम्बडा दी गई है तो यहाँ पे आप एच सी बाई लैम्बडा की वैल्यू निकाल लो। एच सी बाई लैम्बडा माइनस ई इंटू वी इज इक्वल टू एच सी बाई में लैम्बडा नोट। ठीक है भाई, पहली इक्वेशन। अब दूसरे केस में वेवलेंथ कितनी होगी, 2 लैम्बडा, तो यहां रखेंगे हम एच सी डिवाइडेड बाई 2 लैम्बडा, और अब की बार एच सी बाई लैम्बडा नोट माइनस का, और निकालना कौन है, नया स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवी डैश। अब एच सी बाई लैम्बडा नोट की वैल्यू कौन है, एच सी बाई लैम्बडा माइनस ईवी, इसके बराबर है, तो रखिए दैट इज एच सी बाय में 2 लैम्बडा माइनस में इस पूरे की जगह क्या रख देंगे हम, एच सी बाय में लैम्बडा माइनस में ई इंटू वी इज इक्वल टू में ई वी डैश, इसके बराबर होगा। माइनस था नहीं, अब देखिए ये टर्म यहां पे आ गई है इस तरह से। अब हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे भाई। एच सी बाय 2 लैम्बडा, जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके उत्तर निकालने की कोशिश करें तो यहां पे आप पाओगे कि मैचिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई झोल है। लास्ट लाइन पढ़ते, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज खालिस्तान थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछिए और हम वी डैश निकालने पे तुले हैं, तो यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू दी होगी। सपोज कीजिए कोई ना कोई वैल्यू यहां दे रखी होगी, कोई ना कोई वैल्यू जरूर है, तभी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो इस वी डैश की कोई ना कोई वैल्यू है यहां पे, इस वी डैश की वैल्यू को रख के और आपको किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लैम्बडा नोट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फार्मूले का ट्रिक ऐसे ही है, तरीका यही है, एच सी बाई लैम्बडा ई वी एच सी बाई लैम्बडा नोट यही निकालना है। फिर दूसरे केस में लगाइए एच सी बाई में 2 लैम्बडा और यहां ई इंटू वी डैश की वैल्यू नहीं दी मिलेगी, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। नीट 2016। यहां पे मुझे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, टाइपिंग के दौरान वो रह गया लिखना, इसलिए वहां पे पता नहीं चल पा रहा है। Question number 31. A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2. एक बार lambda से फिर lambda by 2 से. If maximum kinetic energy of emitted photoelectron in the second case is, that is kinetic energy maximum जो हो जाएगी दूसरे केस में 3 times kinetic energy maximum पहले केस की होगी, that of first case. The work function of surface of material is, वर्क फंक्शन मतलब फाई नोट की वैल्यू को पूछना चाह रहा है। एक बार उसको किससे एलिमिनेट किया, लैम्बडा से, और दूसरे केस में किससे किया, लैम्बडा 2 से। तो ये वैल्यू किसकी, लैम्बडा 1 की, और ये वैल्यू किसकी, लैम्बडा 2 की है। और वर्क फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब एच सी डिवाइडेड बाय में लैम्बडा इज इक्वल टू फाई नोट वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फर्स्ट केस की, ऐसे। अब देखिए अगर मैं ऐसे कर दूं एच सी बाय में लैम्बडा माइनस फाई नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। सिमिलर इक्वेशन बनाएंगे एच सी पर, अब की बार लैम्बडा 2 की वैल्यू क्या है, लैम्बडा बाय 2, दैट इज लैम्बडा बाय 2 माइनस का फाई नोट वर्क फंक्शन इज इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी दैट इज K2, इस प्रकार। अब इसने बोला कि जो K2 है वो 3K1 है, तो K2 की वैल्यू किसके बराबर है, 3K1 की वैल्यू, तो 2HC बाय में लैम्बडा माइनस 5 नोट, ये हो गया कौन, K2, और इसको किसके बराबर कर दो, 3 गुणा ऑफ K1 की वैल्यू ये रही, दैट इज HC डिवाइडेड बाय लैम्बडा माइनस 5 नोट, इस प्रकार से। अब यहां 5 नोट के लिए सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2HC डिवाइडेड बाय लैम्बडा, यहां पे 3HC बाय लैम्बडा है, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का, दैट इज 3HC बाय में लैम्बडा, और इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का, माइनस का 3 फाई नोट प्लस का फाई नोट, इस तरह से होगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने से आपको जो उत्तर मिलेगा वही आपका उत्तर होगा। अब यहां से HC बाय लैम्बडा को ले लिया कॉमन, ठीक है, और उधर क्या बचा, उधर बचा ये हो जाएगा 2HC बाय लैम्बडा से माइनस 3HC बाय लैम्बडा करोगे तो माइनस का HC बाय लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 3 फाई नोट में से प्लस फाई नोट करोगे तो माइनस का 2 फाई नोट, तो माइनस से माइनस कैंसिल, फाई नोट वर्क फंक्शन हो गया आपका HC डिवाइडेड बाय में 2 लैम्बडा के बराबर, HC बाय 2 लैम्बडा, दैट इज HC बाय 2 लैम्बडा, ये रहा उत्तर, HC बाय 2 लैम्बडा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट, a certain metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda, किसके साथ, monochromatic light wavelength lambda,
द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ दिस लाइट इज 3v नॉट। इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 3v नॉट के बराबर है। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ 2 लैम्डा, अगर इसी सरफेस को 2 लैम्डा से इल्यूमिनेट कर दिया जाए, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v नॉट, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है v नॉट। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को निकालने से पहले हम थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन निकाल ले, यानी कि वर्क फंक्शन से ही तो आएगी, और 2015 कैंसिल्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज hc बाय एम लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नोट प्लस में e इंटू वी। अब पहले केस की बात करेंगे, दैट इज hc डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू फाई नोट इज वर्क फंक्शन प्लस, पहले केस में कितना पोटेंशियल है? 3v नोट है, तो इसको लिखा जा सकता है 3ev नोट, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा? hc डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी होगी? 2 लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नोट प्लस में यहां पे कितना हो गया हमारा पोटेंशियल? E इंटू वी नोट के बराबर। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। hc बाय लैम्डा में से, देखिए hc बाय लैम्डा में से माइनस कर देते हैं hc बाय 2 लैम्डा। hc बाय लैम्डा में से इक्वेशन माइनस की, तो फाई नोट में से माइनस इसका होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए इज इक्वल टू, अब देखो माइनस करोगे तो फाई नोट से फाई नोट चला जाएगा, 3ev नोट में से ev नोट गया तो किसके बराबर होगा? 2ev नोट के बराबर। अब यहां पे क्या हो जाएगा? hc बाय 2 लैम्डा बचेगा इज इक्वल टू में 2ev नोट के बराबर। ठीक है, अब हम यहां से क्या करें? hc बाय लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, किसके बराबर होगा? 2 ऊपर, तो 4ev नोट हो गया। ठीक है, hc बाय लैम्डा की वैल्यू 4ev नोट, दैट इज 4ev नोट, इसके बराबर। इसको इसमें क्या है? देखो यहां पे रख रहे हैं, इसकी वैल्यू इतनी होगी 4ev नोट, इस तरफ कौन बचेगा? दैट इज फाई नोट, और इस तरफ कौन होगा? 3ev नोट होगा, यहां कौन होगा? 3ev नोट होगा। हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करें, इसमें से इसको माइनस किया तो ये उत्तर आ गया। hc बाय लैम्डा किया तो 4ev नोट के बराबर, तो hc बाय लैम्डा की वैल्यू 4ev नोट। अब 4ev नोट को यहां रख दिया, कहां पे? इस इक्वेशन में। फाई नोट को एज इट इज रखा और 3ev नोट को एज इट इज। अगर ये इस तरफ आएगा तो कितना होगा? ev नोट किसके बराबर होगा? दैट इज वर्क फंक्शन फाई नोट के बराबर होगा। ठीक है, अब इस फाई नोट की वैल्यू हमें किसके? थ्रेशोल्ड जो है वेवलेंथ की वैल्यू पता करनी है, तो हमारे पास हो जाएगा दैट इज ev नोट इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है hc बाय में थ्रेशोल्ड लैम्डा नोट। ठीक है, पर इसने पूरे प्रकरण का उत्तर किसकी टर्म में दे रखा है? लैम्डा की टर्म में। फिर से हम यहां पे क्या निकाल सकते हैं? ev नोट की वैल्यू। देखिए ev नोट की वैल्यू निकालोगे तो 2 नीचे, hc बाय में 4 लैम्डा, दैट इज hc डिवाइडेड बाय में 4 लैम्डा इज इक्वल टू में hc बाय में लैम्डा नोट। इससे कैंसिल आउट, तो लैम्डा नोट किसके बराबर हो जाएगा भाई? दैट इज इक्वल टू 4 लैम्डा के बराबर, 4 लैम्डा के बराबर। तो लैम्डा नोट की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा नोट के बराबर आ गई है, इस तरह से। तो उत्तर हो गया 4 लैम्डा के बराबर। इस तरह से आपको सोल्व करना। बस देखिए मेन क्वेश्चन क्या है? ये 2 इक्वेशन है, बार बार इसकी रीअरेंजमेंट को सोल्व करवा रहा है आपको, बस रीअरेंजमेंट को सोल्व करना बार बार, और कुछ भी नहीं करना है। When the energy of incident radiation is increased by 20%, यानी कि पहले एनर्जी E थी, उसको 20% बढ़ा दिया तो कितनी होगी? 1.2 E। पता होगा बढ़ाने से कितनी? 20% बढ़ गई। 20% का मतलब 20/100, तो 0.2 से बढ़ गई, तो पहले 1 थी तो 1.2 ही होगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेटल सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.8, उसी टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, कितनी? दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बढ़ गई। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, सेम क्वेश्चन है 2014 के अंदर आया हुआ है, फिर ये ऐसा ही क्वेश्चन 2015 में रिपीट हो गया, ऐसा ही 2016 में, ऐसा ही 2017 में। फिर से वही इक्वेशन लगानी है। सबसे पहले आपको एनर्जी की इक्वेशन हो गई E, और वर्क फंक्शन को E नोट। अब कोई बच्चा कहोगे सर कहीं E नोट लिख दे तो कहीं फाई नोट, कुछ लिखो E नोट, जहां नोट लिखा मिले। कई बार इसको E नोट से, कई बार फाई नोट से, कई बार W नोट से, ऐसे डिनोट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। पहले केस में एनर्जी कितनी है? E के बराबर है, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन E नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। दूसरा केस बन गया जब एनर्जी होगी दैट इज 1.2 E के बराबर, क्योंकि उसी ने कहा है कि 20% एनर्जी को बढ़ा दिया गया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0.8। वर्क फंक्शन तो वर्क फंक्शन ही रहेगा, और ये हो जाएगी दैट इज 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
अब इसमें से ये घटा दो, 1.2 ई में से इसको माइनस करोगे तो यहां होगा 0.2 ई, और ये ई नोट से ई नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस किया गया है। 0.8 इलेक्ट्रॉन में से 0.5 करोगे तो कितना बचेगा, दैट इज 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहां से ई की वैल्यू को निकाला जाए तो ये हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय में 0.2, और उत्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, दैट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी वैल्यू आ गई भाई, ई की। अब इस ई की वैल्यू यहां रख लीजिए, ई की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1.5, और ई नोट की वैल्यू करनी है माइनस निकालनी है, और ये कितना है, 0.5 है। ई नोट कितना आ जाएगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरफ जाके माइनस होगा तो कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ गया। इस प्रकार तो 2014 पे पूछा हुआ प्रश्न है। दो इक्वेशन बनाओ, उसी से सब कुछ सोल्व हो रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 34, और कहां पे आया हुआ, नीट 2013 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है भाई, जो 34th का है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम सर्टेन मेटल, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज वी। उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है किसके बराबर, न्यू के बराबर, ठीक है। इफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू इज इंपेंडिंग ऑन द मेटल प्लेट, the maximum possible velocity of emitted electron will be for photoelectric emission for certain metal of cutoff frequency। cutoff frequency को क्या बोला जा सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। cutoff frequency मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दी इसने। अगर उसके ऊपर दो न्यू इंपेंडिंग, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी को डाला जाए, दो न्यू फ्रीक्वेंसी को उसके ऊपर डाल दिया जाए, तो हमारे पास उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो फार्मूला क्या होता है, दैट इज एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, इस तरह से। अब यहां ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसके बराबर है, 2 न्यू के बराबर है इंटू एच, इसमें से माइनस हो जाएगा एच, और न्यू नोट की वैल्यू किसके बराबर है, न्यू के बराबर, तो न्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू वी का स्क्वायर। देखो इसी इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। 2h न्यू में से h न्यू गया तो कितना बचा, h इंटू न्यू, 2 ऊपर आ जाएगा, m नीचे रहेगा, अंडर द रूट इज इक्वल टू v के बराबर। तो क्या हो जाएगा, 2h न्यू बाय m, 2h न्यू बाय m के बराबर। इस तरह से क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोल रही थी कि एक सरफेस की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नोट न्यू के बराबर। अगर उसके ऊपर 2 न्यू की फ्रीक्वेंसी को डाल दिया जाए, स्ट्राइक कर दिया जाए, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो सामने है, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 35। अब ये क्वेश्चन कहा हुआ है मेंस 2012 और 2011 के अंदर। पहले जब दो एग्जाम होते थे तो उस टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है। टू रेडिएशंस ऑफ फोटॉन्स एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक की कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे की कितनी है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अलग अलग की। सक्सेसिवली इल्यूमिनेट ए फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, जिसका वर्क फंक्शन कितना दे रखा है भाई, वर्क फंक्शन को नोट से दिखाते हैं, दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड, अब आपको क्या पता चलना चाहिए, एक बार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, फिर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, फिर से आपकी एनर्जी का फार्मूला दैट इज एच न्यू एनर्जी का फार्मूला लगा रहे, इसलिए क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 इंटू m इंटू वी का स्क्वायर। इस तरह से पहले केस में एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाई नोट है, इस तरफ आ जाएगा, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 0.5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू वी का स्क्वायर। तो यहां कितना बचेगा, 0.5, ये 2 आ जाएगा ऊपर, और बटे में कौन रहेगा, m इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर, पहले केस की वेलोसिटी। दूसरे केस की वेलोसिटी की बात करेंगे तो दूसरे में कितना, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसमें से फाई नोट को माइनस करो, दैट इज 0.5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू v2 का स्क्वायर। अब 2.5 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2, इसकी 2 से मल्टीप्लाई, बटे में m इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर। अब आपको v1 बाय v2 की वैल्यू निकालनी है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, v1 बाय v2 या v2 बाय v1, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। अब इसमें ऐसा प्रोवाइड नहीं किया गया, हम निकाल के देख लेते हैं एक बार। 2 दूनी 4 बटे m, यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 1 बटे m, इस तरफ कौन हो जाएगा, दैट इज v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 का स्क्वायर। m से m कैंसिल, इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 बटे 1, दैट इज v2 बाय v1, स्क्वायर अप करोगे ना इस तरफ, इसलिए तो 2 रेशियो 1 है।
पर इसने 2:1 कोई उत्तर नहीं दे रखा है, 1:2 दे रखा है, मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है ये, V1/V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1:2 हो जाएगी। V1/V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1:2 इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 36 और आया हुआ है कहां पे, मेंस 2011 के अंदर। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो सेंसिटिव मेटल इज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट, हमें पहले ही बताया है कि जहां थ्रेशोल्ड बोल दिया जाए नोट लगा के उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसकी वैल्यू है 3.3 गुणा 10⁻14 हार्ट्स, इसके बराबर। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, दैट इज 8.2 इंटू 10⁻14 हार्ट्स, इतनी फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन मेटल, द कट ऑफ वोल्टेज फॉर दिस फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज, कट ऑफ वोल्टेज की बात कर रहा है भाई, देखिए ध्यान से, तो फॉर्मूला एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल टू ई इंटू वी, यही तो होगी। अब एच न्यू की वैल्यू, एच कॉन्स्टेंट ले लिया, न्यू की वैल्यू होगी 8.2 इंटू 10⁻14 और न्यू नोट की वैल्यू होगी 3.3 गुणा में 10⁻14 और बटे में कर दो ई की वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो सोल्व कर लो, सोल्व करके उत्तर प्राप्त कर लो। मेंस 2011 में है, तरीका आपको बता दिया गया क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब इसमें हम ज्यादा जो कैलकुलेशन करेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय निकल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन, जिसका वर्क फंक्शन कितना है, दैट इज 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, when ultraviolet light of 200 नैनोमीटर फॉल्स, 200 नैनोमीटर इज फॉल्स, इस प्रकार से फॉल्स कर दी जाए तो पहली बात तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का उत्तर हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में, पॉजिटिव में कभी नहीं होता। पॉजिटिव में नहीं होता, दो भी पॉजिटिव वाली टर्म उसको काट दो, ये भी नहीं होगा इसका उत्तर और ये भी नहीं होगा इसका उत्तर, उत्तर आएगा इन दोनों में से। तो 50% संभावनाएं तो मैं आपको पहले से ही खत्म करके बता रहा हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में होता है, इसलिए। अब ये आपको लैम्बडा दे रखा है, इससे एनर्जी निकालो। एनर्जी के लिए हमारे पास क्या होगा, 12,375 बटे में कितना, दैट इज वेवलेंथ, और वेवलेंथ को किसमें, उसमें एंगस्ट्रॉम में, पर एंगस्ट्रॉम में यहां नहीं है तो यहां पे कर लो 1237 और यहां कर लो 200। अब उत्तर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उत्तर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी नैनोमीटर का स्केल बना लिया, नीचे भी बना लिया। इससे आप एनर्जी को निकालिए, देखिए इससे आप एनर्जी को निकालिए, चाहे आप ऐसे कर सकते हो, दैट इज 200 नैनोमीटर के नाम का 10⁻⁹, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, 2000 इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻10। देखो ऐसे कर लिया। अब 10⁻⁻10 को क्या कह सकते हैं, एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2000 एंगस्ट्रॉम के बराबर भी। तो यहां 2000 रख दो, यहां 2000 रख दे, तो इस पॉइंट को हटा दो, यहां कर दो ये, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2, इसको कैंसिल करो, कैंसिल करके आपके पास एनर्जी का फार्मूला आ गया। ये एनर्जी आप कहां रखिए, फार्मूले में, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू में वर्क फंक्शन फाई नोट प्लस में क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज ई इंटू वी, ऐसे। अब एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 12,375 बटे में कितना 2000 माइनस में कितना 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रहा, और बटे में कर दो कौन, ई, तो किसके बराबर आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सोल्व कर लो क्वेश्चंस को, उत्तर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 38 2008 के अंदर पूछा गया प्रश्न है 38 का। द वर्क फंक्शन ऑफ सरफेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 6.2, यानी कि उसका वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, दैट इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी सरफेस का वर्क फंक्शन दे रखा है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 वोल्ट। उस रेडिएशंस का हमें एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, और जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है, दैट इज 5 वोल्ट, इस प्रकार। और वो किस रीजन में लाई करेगी इसकी बात कर रहा है, ये कौन से रीजन में वो लाई करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप एनर्जी निकालिए। एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू फाई नोट प्लस में E इंटू वी। स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में रख दिया, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, वेलोसिटी की टर्म में पूछता तो हाफ mv स्क्वायर रख देता, इसलिए फाई नोट की वैल्यू 6.2 प्लस में 5, और यहां पे है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, v की वैल्यू 5 रखी तो 5 eV, तो 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ गई, एनर्जी आ गई, ठीक है। अब क्या करो, लैम्बडा निकालो। लैम्बडा कैसे होगा, दैट इज 12,375 बटे में कौन कर दो 11.2, उत्तर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा।
जो भी वेवलेंथ आएगी उसको मैच कर लो, किस रीजन से आ रही है, एक्सरे रीजन से, इंफ्रारेड से, विजिबल से, अल्ट्रावायलेट से, जिस रीजन से आएगी उस रीजन को आप जान लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एच न्यू, फोटॉन्स की एनर्जी किसके बराबर है भाई, एच न्यू के बराबर है, फॉल्स ऑन एल्यूमिनियम प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन ई नोट, जिसका वर्क फंक्शन क्या है, ई नोट है। यानी कि आपको एक सरफेस दे रखा है और उस सरफेस का वर्क फंक्शन ई नोट के बराबर है, और उस ई नोट वर्क फंक्शन के बावजूद उसके ऊपर जो एनर्जी फॉल्स हुई है वो है एच न्यू के बराबर। फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के आर इजेक्टेड, यहां पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डबल्ड, अगर इसी फ्रीक्वेंसी को डबल करके 2h न्यू कर दी जाए, ऐसे ही 2h न्यू कर दी जाए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी, अब जो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है नई, दैट इज नई काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी, ये बात पूछ रहा है। तो सबसे पहले केस में दैट इज एच न्यू माइनस ई नोट इज इक्वल टू मैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकाल लूं तो ये हो जाएगा माइनस के इज इक्वल टू में ई नोट, और ई नोट कौन है, वर्क फंक्शन, निकाल लिया। अब दूसरे केस पे अप्लाई करता हूं, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, 2h न्यू इज इक्वल टू ई नोट वर्क फंक्शन, ई नोट वर्क फंक्शन, इसकी वैल्यू है एच न्यू माइनस के, प्लस में क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस में क्या हो जाएगा, नई काइनेटिक एनर्जी, और नई काइनेटिक एनर्जी को क्या बोला है हमने, उसको बोला है के डैश, नई काइनेटिक एनर्जी को के डैश। इसको इस तरफ लेके आओगे तो 2h न्यू में से ये h न्यू माइनस का और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, के किसके बराबर होगा, के डैश के बराबर। 2h न्यू में से h न्यू गया तो कितना बचा, h न्यू, और प्लस कौन बचा, k इज इक्वल टू में के डैश, ये आ गया, ठीक है। अब इस h न्यू की वैल्यू को, इस h न्यू की वैल्यू को क्या बोल दो आप, e के बराबर, ये e के बराबर, h न्यू किसके बराबर है, e के बराबर, तो उत्तर क्या हो जाएगा, दैट इज e प्लस में k, हो गया। तो उत्तर हो जाएगा हमारा E प्लस के। रुकिए भाई, उत्तर दूसरा भी तो दे रखा है, इसको क्यों बोल रहे हो, दूसरा भी उत्तर तो प्रोवाइड कर रखा है, नहीं कर रखा होता तो हम ऐसा कहते, दूसरा उत्तर भी दे रखा है, और वो उत्तर क्या है, K प्लस एच न्यू दे तो रखा है, क्योंकि हमारे पास उत्तर भी क्या है, K प्लस एच न्यू। अगर आपका उत्तर दे ही रखा है एच न्यू प्लस के, तो आप उसको बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, दैट इज एच न्यू प्लस के, दे रखा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 का क्वेश्चन, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जो पीवाई क्यूज आए हुए हैं सब मैंने कोशिश की है कि कवर अप कर दूं, एक भी चीज आपके लिए नहीं छोड़ी गई है, ये मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगा दीजिए, बता दीजिए सबको कि 30 इयर्स के पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, और ये रिकॉर्डिंग के बाद बहुत लंबे समय तक चलेगी, और आगे आने वाले बच्चे भी इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, तो क्योंकि सभी को पीवाईक्यू की जरूरत ही होती है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। द वर्क फंक्शन फॉर मेटल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, एक ए के लिए, एक बी के लिए और एक सी के लिए दे रखा है कौन, वर्क फंक्शन, मतलब फाई नोट, कितना कितना दे रखा है, दैट इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे का दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरे का दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस प्रकार। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन द मेटल्स विच विल एमिट ए फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4100 एंगस्ट्रॉम, 4100 एंगस्ट्रॉम क्या करेगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए, आपको 3 वर्क फंक्शन दे रखे, अब कह रहा है कि अगर हम वहां पे 4100 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को यूज करें तो कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को तो वही एमिट करेगा जिसका वर्क फंक्शन इस एनर्जी से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि आपको आइंस्टाइन एनर्जी की रिलेशन पता है, E इज इक्वल टू में ई नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, इसके बराबर होता है। अगर ये वर्क फंक्शन ज्यादा है और हमने जो एनर्जी डाली वो कम है, तो इसका मतलब फिनोमिना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमिना करवाना है तो जो एनर्जी हम उस सरफेस को दे रहे हैं वो थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी आ गई तो वो सरफेस तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो उसके लिए आप एनर्जी निकाल लीजिए, एनर्जी का फार्मूला होता है 12375 बटे में 4100 एंगस्ट्रॉम में, तो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कई बार चेंज करके लिख लेते हैं 12400 के बराबर भी, बटे में 4100 बहुत बार यूज करते हैं, तो 0 से 0, अब 41 124 ऊपर आ गया, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 40 या 120 तो 3, देखो 41 गुणा 3
करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 124, 3 आ गया भाई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। उत्तर कितना आ गया, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग, यानी कि 2.9 आ जाएगा क्योंकि 25 का ही फर्क डाला ना अप्रोक्सीमेट करके, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन जिसका है उसके ऊपर एनर्जी तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इंसिडेंट हुई, इसका मतलब यह हुआ कि वहां से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिट नहीं होगा, पर यहां पे 1.2 है, यहां पे 2, इससे ज्यादा एनर्जी एमिट हो रही है, इसलिए ए और बी तो फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमिना शो करेंगे पर सी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो उस सरफेस पे जो एनर्जी स्ट्राइक करेगी वो ज्यादा होनी चाहिए, किससे? ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से, पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 से कम है, इसलिए सी सरफेस वहां पे एमिट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 41, ए फोटोसेंसिटिव मेटेलिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन एच न्यू, जिसका वर्क फंक्शन किसके बराबर है भाई? एच न्यू के बराबर है, ठीक है। इफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 2h न्यू, कितनी एनर्जी? 2h न्यू, falls on this surface, the electron coming out of the maximum velocity is this when the photon of energy increase to 5h न्यू नोट। h न्यू नोट है भाई, यहाँ पे h न्यू नोट है। अगर इसी एनर्जी को बढ़ा के नई एनर्जी कितनी दे दी जाए, 5h न्यू नोट, तो इसमें एमिटेड की वेलोसिटी क्या होगी? v डैश, और यहां v की वैल्यू कितनी दे रहा है? 4 गुणा 10 की शक्ति 6 मीटर पर सेकेंड। स्टेटमेंट को समझिए, एक मटेरियल जिसका वर्क फंक्शन है एच न्यू नोट, अगर उसके ऊपर एनर्जी 2h न्यू नोट डाली जाए तो उसकी वेलोसिटी इतनी है, अगर मैं बढ़ा के 5h न्यू नोट कर दूं तो वेलोसिटी कितनी होगी? तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाइए, सबसे पहले एनर्जी दी है 2h न्यू नोट, 2h न्यू नोट, वर्क फंक्शन को माइनस कर दिया h न्यू नोट से, तो यहां पे क्या आ गया? हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। अब क्या होगा? h न्यू नोट, h न्यू नोट की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई h न्यू नोट की। अब नई एनर्जी कितनी डाली? 5h न्यू नोट, नई एनर्जी 5h न्यू नोट, ठीक है। वर्क फंक्शन ऑलरेडी कितना है? h न्यू नोट, तो माइनस कर दो, इज इक्वल टू 1/2 इंटू m v डैश का स्क्वायर नया। अब 5h न्यू नोट में से गया तो कितना बचा? 4h न्यू नोट, इज इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू वी डैश का स्क्वायर। अब 1/2 mv स्क्वायर किसके बराबर? h न्यू नोट, इस h न्यू नोट की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो 4 इंटू 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी डैश का स्क्वायर। बिल्कुल सीधा सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक करवा दी आपको। अगर 2 गुणा v इज इक्वल टू में v डैश आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ पे कटा नहीं है भाई, ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये 4 है, तो रूट बनाएंगे तो 2v, मतलब जो पुरानी वेलोसिटी उसका 2 गुना, पुरानी वेलोसिटी तो 4 गुणा 10 की शक्ति 6, 2 गुणा कर दो 8 गुणा 10 की शक्ति 6, बस हो गया, सीधा रिलेशन, सिंपल रिलेशन बना लो। क्वेश्चन नंबर 42, according to Einstein's photoelectric equation, the graph between kinetic energy of photoelectron ejected and frequency of incident radiation is। आपको पता भी बात होनी चाहिए कि इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। कैसे? दैट इज h न्यू माइनस h न्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर यहां h को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लगभग किसके डायरेक्टली है? फ्रीक्वेंसी के। तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पर ओरिजिन से शुरू नहीं होगा भाई। क्यों शुरू नहीं होगा? क्योंकि किसी भी मेटल्स को पहले कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमिना होगा। समझिए इस बात को, जब आपके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी होगी, अगर ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है तो आपके पास जो फार्मूला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लगेंगे, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक का फार्मूला ही नहीं लगेगा। इसलिए कम से कम जो ये एनर्जी है ये चाहिए, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसलिए ग्राफ डी गलत सही होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये ओरिजिन से शुरू है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ शुरू में एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, उसी के बाद आप ये इक्वेशन लगा पाओगे, उससे पहले नहीं लगा सकते। इसलिए उत्तर हो जाएगा डी का। MSU सेल विद एक्साइटिंग वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा है। द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड, और इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड किसके बराबर होगी? v। इफ एक्साइटिंग वेवलेंथ को चेंज कर दिया कितने? 3 लैम्डा बटे 4 से, तो इसकी नई जो है वेलोसिटी v डैश की वैल्यू को बताना है कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से उसी तरीके से ओबे करते हैं, उसका एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है लेंथी हो गया था, वहां माइनस की गलती आ रही थी बस। देखिए सबसे पहले क्या होगा, दैट इज hc बाय में लैम्डा इज इक्वल टू
वर्क फंक्शन डब्ल्यू नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 इंटू एम वी का स्क्वायर। ठीक है, अब नई वेवलेंथ कितनी होगी, दैट इज एच सी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा नई वेवलेंथ हो जाएगी 3 लैम्बडा बाय में 4, और इसमें से माइनस किसको कर दिया हमने, डब्ल्यू नोट को, किसके बराबर होगी, नई एनर्जी हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब इसके बराबर, अब हमें क्या करना है आगे, इसमें से डब्ल्यू नोट को माइनस कर दिया। अब एच सी बाई लैम्बडा, अगर मैं एच सी बाई लैम्बडा की वैल्यू देखूं तो कितनी है, डब्ल्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो रख लो यहां पे दैट इज 4/3। एच सी बाई लैम्बडा की वैल्यू क्या रख लो, डब्ल्यू नोट प्लस 1/2 इंटू एम वी का स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं। किसके बराबर होगा, दैट इज 1/2 इंटू एम इंटू वी डैश का स्क्वायर। देखिए, और माइनस ओमेगा नोट भी था भाई, डब्ल्यू नोट। ठीक है, तो कर दीजिए माइनस 4/3 डब्ल्यू नोट, इसमें से माइनस करो डब्ल्यू नोट और प्लस में कौन रखो 1/2 इंटू एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम वी डैश का स्क्वायर। सो ट्रिक के साथ बता रहा हूं भाई, 4 डब्ल्यू नोट में से 3 डब्ल्यू नोट गया तो इसको एलसीएम लेके कितना बचेगा, दैट इज डब्ल्यू नोट बाय 3 प्लस यहां पे क्या होगा 1/2 इंटू एम इंटू वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी का स्क्वायर। यहां वी था, यहां वी डैश था। अब देखो क्या होगा, 2 को ऊपर ले, 2 को ऊपर लोगे तो 2/3, इसके साथ एडिशन ओमेगा नोट, इस 2 को यहां आ जाएगा तो 2/2 इंटू एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यहां क्या बचा, एम इंटू वी डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहां ध्यान से एक बात देखने को मिलेगी, इस वी स्क्वायर ओरिजिनल वेलोसिटी में कुछ ना कुछ ऐड हो गया, दैट इज पुरानी वाली भी वेलोसिटी में कुछ ऐड हो रहा है, तो नई वेलोसिटी ग्रेटर देन होगी, नई वेलोसिटी ग्रेटर देन होगी तो ये उत्तर आ जाएगा। वहां हम एक चीज में माइनस हो रहे थे, देखो यहां तो अप्रोक्सीमेट आंसर से ये पता चल जाता है क्योंकि उत्तर में दे रखा है लेस देन या ये, पर यहां पे ग्रेटर देन। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, इससे m की वैल्यू को निकालोगे फिर इसकी वैल्यू को रखोगे तो आपको एग्जैक्ट है। तो यहां पे कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है तो आपको डायरेक्ट आइडिया मिल गया कि ग्रेटर देन आपकी उत्तर आ रहा है, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 44, when light of wavelength 300 nanometer falls on a photoelectric emitter, the photoelectrons are liberated. For another emitter however light of 600 nanometer wavelength is sufficient for creating photoemission. What is the ratio of work function of the two emitters are? वर्क फंक्शन का, लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन फोटोइलेक्ट्रिक एमिटर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड. फॉर अनदर एमिटर हाउएवर लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज सफिशिएंट फॉर क्रिएटिंग फोटो एमिशन. व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ ए टू? उनके रेशियो को बताना है, किसके वर्क फंक्शन को. तब रिलेशन क्या होता है, दैट इज फाई इज इक्वल टू फाई नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, प्लस में क्या हो जाएगा काइनेटिक. और इसके साथ साथ जब वर्क फंक्शन का रेशियो पूछ रहा है तो हमारे पास पहले का 501 और दूसरे का 502, इस प्रकार इज इक्वल टू मैं पहले के लिए एच सी बाय में लैम्बडा 1 और दूसरे के लिए एच सी बाय में लैम्बडा 2. एच सी से एच सी कैंसिल तो 501 बाय 502 क्या हो जाएगा, लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1. लैम्बडा 2 है 600, लैम्बडा 1 है 300, तो 600 बटे 300 कितना आ जाएगा 2:1. 01/02 की बात कर रहे हैं तो 01/02 होगा 1:2. अगर 2 और 1 पूछेगा तो उल्टा हो जाएगा, 2 और 1 पूछेगा तो 1:2 हो जाएगा. फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज, किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वर्क फंक्शन है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, कितने एंगस्ट्रॉम की, 3000 एंगस्ट्रॉम की. फॉल्स ऑन इट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद मैक्सिमम वेलोसिटी. मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है तो आपके पास हो जाएगा फाई इज इक्वल टू फाई नोट प्लस में 1/2 इंटू एम वी का स्क्वायर. यहां इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, एच सी बाय में लैम्बडा इज इक्वल टू फाई नोट कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्लस में 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.8 गुणा 10⁻31 और यहां वी का स्क्वायर. लैम्बडा की वैल्यू आपको दे रखी है, फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा. अब टॉपिक होगा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन के ऊपर. अब हम फोटोन की बात करेंगे और नीट 2021 के अंदर पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से देखिए. द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर. जिस मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ कितनी है
इज 600 नैनोमीटर है। ठीक है भाई। व्हेन इट डिलीवर्स ए पावर ऑफ, पावर कितनी, दैट इज 3.3 इंटू 10⁻³ वाट। अब इसको लिखा जा सकता है 6000 एंगस्ट्रॉम भी। लिखना सिखाया था आपको, एंगस्ट्रॉम में बदलना आपको सिखाया था, 6000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो पावर इतनी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, पहले एनर्जी। क्यों, क्योंकि पावर का फार्मूला होता है NH न्यू, मतलब N इंटू ई के बराबर। N क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, तो इसलिए फार्मूला हो जाएगा P/E इज इक्वल टू N। अब P की वैल्यू आपके पास है, E की ओर निकालनी। E की किस में वैल्यू निकाले, 600 एंगस्ट्रॉम है, तो 600 एंगस्ट्रॉम है तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12400 अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं, बटे में 6000 कर दीजिए, तो 2 0 से 2 0 गए। अब यहां पे रख लीजिए 6 से कैंसिल, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो कितना होगा, 20 छिक्का 120, लगभग 0 आ गया, और यहां बच गया 4, 6 6 36 अप्रोक्सीमेटली। तो और करेंगे तो 2.60 था ना यहाँ पे, तो 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहां वाट में है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए इस एनर्जी को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करोगे तो 2.06 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल में बन गई। तो P आपके पास है, एनर्जी आपके पास है, N निकाल लो। दोनों चीज आपको दिखा दी, N की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये 200 वाट सोडियम स्ट्रीट लैंप 200 वाट का है, कितनी पावर है भाई, 200 वाट। एमिट ए येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ है 0.6 माइक्रोमीटर, माइक्रो का नाम का लगा दिया -6, 6 करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻7, और एक 3 0 लगा दी तो हो गया 10⁻⁻10, मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम बना दिया ये वेवलेंथ को। ठीक है। Assuming it's 25% efficient to convert electric energy into light, number of photons of yellow light emit per second, 25% एफिशिएंसी है। फिर से पावर का फार्मूला N इंटू ई। अब N की वैल्यू निकालनी है तो किसके बराबर, P इंटू ई, बट इसकी 25% एफिशिएंसी है तो 25/100 इंटू P बटे में एनर्जी, एनर्जी इससे निकाल लो। एनर्जी का फिर से फार्मूला क्या, 12400 डिवाइडेड बाय में 6000, तो 2 0 से 2 0 गई, फिर से ये क्या आ जाएगा, 20.6 आ जाएगा, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके किस में बदल लो, जूल में बदल लो। इसकी वैल्यू यहां रखो, 25 P है और पावर आपको 200 वाट दे रखा है, तो वो वैल्यू रख लो। फार्मूला बेसिक क्या है, N निकालने का, P इज इक्वल टू N इंटू ई, और इस पे बेसिकली बहुत बार आए हुए और आते हैं, इसलिए इस फार्मूले को ध्यान से पढ़ ले और ध्यान से निकालना सीख ले। अब उसने कहा 25% एफिशिएंसी, तो 25 P कर लिए इस प्रकार। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600, वेवलेंथ लैम्बडा 667 नैनोमीटर, और इसी को बदला जा सकता है 6670 एंगस्ट्रॉम के बराबर। प्रोड्यूस्ड बाय ए हीलियम नियॉन लेजर, द पावर एमिटेड, पावर की वैल्यू 9 मेगा मिलीवाट। द नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग पर सेकेंड ऑन एवरेज टारगेट इरिडिएटेड। फिर से वही फार्मूला, फार्मूला क्या, N इज इक्वल टू में P डिवाइडेड बाय में E, इसके बराबर। अब N की वैल्यू 9 मिलीवाट, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय एनर्जी, चाहे आप लिख लो HC बाय लैम्बडा से निकाल लो। अब लैम्बडा को बदल लो किसमें, नैनोमीटर को मीटर में, तो 667 गुणा 10⁻⁹, यहां रखिए, H की वैल्यू रखिए, C की वैल्यू लिखिए, N निकाल लीजिए, पहला तरीका। दूसरा आसान तरीका क्या है, एनर्जी निकालने का 12400 और बटे में क्या कर लो 6670, इससे कैंसिल आउट, तो 1240 बटे में 667, इसको सोल्व करके उत्तर निकाल लो, और उसको चेंज कर लो, क्योंकि ये उत्तर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और उसको किस में चेंज करो, जूल में। जूल में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इस एनर्जी की वैल्यू यहां रख दो। किसी तरीके से सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं जो चल रहे हैं, तो तरीका आपको बताया जा रहा है, इसके बाद कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब की बार आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दी 6 गुणा 10 की शक्ति 14। प्रोड्यूस्ड बाय लेजर, द पावर एमिटेड, और उसने कितनी पावर को एमिट किया, 2 इंटू 10⁻³ वाट। द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ऑन द एवरेज सोर्स पर सेकेंड। फिर से N की वैल्यू किसके बराबर, P डिवाइडेड बाय E के बराबर। P की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की शक्ति -3, और E की वैल्यू क्या, H न्यू, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, और न्यू की वैल्यू 6 गुणा 10 की शक्ति 14, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो जाएगा -34, 14, -20 ऊपर जाएगा तो प्लस का 20,
-3 जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻17। यहां हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट करोगे तो 3 और ये हो जाएगा बटे 3 × 18 1 और 1 19 19.8। उत्तर निकाल लो। आपको जो भी आंसर है आपके सामने प्रस्तुत है, इस तरह से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट एट फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है, दैट इज 880 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। द पावर ऑफ 10 किलोवाट, और पावर कितनी दे रहा है 10 किलोवाट के बराबर, दैट इज पावर इज 10 किलोवाट। द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, फिर से वही फार्मूला, दैट इज n इज इक्वल टू p बाय e। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई वही से है। पावर कितनी है 10 किलोवाट और किलो के नाम का 10⁻³ बटे में एनर्जी h की वैल्यू 6.6 10⁻−34 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी 880 दैट इज 880 इंटू 10⁻³ निकाल लो, n की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने उत्तर। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, मोमेंटम p की वैल्यू है 3.3 गुणा में 10⁻29 किलोग्राम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रखा है आपको p की वैल्यू और पूछ किसकी रहा है फ्रीक्वेंसी की। तो लैम्बडा किसके बराबर होता है h बाय में m इंटू v, और इसको लिखा जा सकता है h बाय में p इसके बराबर। तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 बटे में p की वैल्यू क्या है 3.3 गुणा में 10 की शक्ति -29, यही है। कैंसिल आउट कर दो तो आ जाएगा 2, ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो 2 गुणा में 10⁻5 रह जाएगा कौन लैम्बडा। आ गया लैम्बडा आते ही c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा, न्यू निकालना है तो c की वैल्यू 3 गुणा 10 की शक्ति 8 और वेवलेंथ है 2 गुणा 10 की शक्ति -5, तो कितना हो जाएगा 1.5, ऊपर जाके ये भी प्लस का तो 10⁻13, तो 2 गुणा 1.5 गुणा 10⁻13। अब कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया है, क्यों सी रखा, क्योंकि उसने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलती हैं, तो हमने मोमेंटम से लैम्बडा निकाल लिया और लैम्बडा को रख दिया c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा के फार्मूले में, जहां से फ्रीक्वेंसी निकाल ली। इस तरह से हो गया सीधा क्वेश्चन। वेव नेचर ऑफ मैटर, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। देखिए भाई नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, इफ m इज द मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ, नीट 2021 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, तो आपके पास क्या हो गया फार्मूला, दैट इज hc बाय में लैम्बडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर हो गया। पर ये नेग्लिजिबल है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो इसको ऊपर लोगे तो कितना बचा 2hc डिवाइडेड बाय में लैम्बडा, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। भाई क्यों नेग्लेक्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ये बहुत स्मॉल वर्क फंक्शन है, बहुत कम वर्क फंक्शन है, और बटे में कौन m, ये किसके बराबर आ गया v का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें किसकी टर्म में बताना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है, तो v निकालोगे यहां से कितना हो जाएगा, दैट इज 2hc डिवाइडेड बाय में लैम्बडा m अंडर द रूट। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला किसके बराबर होता है, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय में m इंटू v, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब रखिए v की वैल्यू, तो लैम्बडा डी ब्रोगली इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय में मास, और v की वैल्यू क्या है 2hc डिवाइडेड बाय में लैम्बडा m, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर हो गया। अब पूरी इक्वेशन का स्क्वायर अप कर दो, क्योंकि वैल्यू किसकी टर्म में दे रखी है, लैम्बडा इधर है और लैम्बडा डी इधर है, तो पूरी इक्वेशन का स्क्वायर अप करो, स्क्वायर अप करोगे तो क्या होगा, दैट इज लैम्बडा डी का स्क्वायर और इसके साथ m, और यहां हो जाएगा 2hc डिवाइडेड बाय में लैम्बडा m इज इक्वल टू में h का स्क्वायर। ठीक है, अब एक h से हो जाएगा कैंसिल, इसको नीचे लो, तो लैम्बडा डी का स्क्वायर इंटू यहां कौन बचा, इस m से m गया, यहां कौन बचा 2 इंटू c डिवाइडेड बाय में h इज इक्वल टू लैम्बडा, ये आ गया। एक m और भी बचेगा भाई, क्यों बचेगा, क्योंकि स्क्वायर अप किया है, तो यहां स्क्वायर करोगे तो इस m का तो स्क्वायर होना है ना, इस m का स्क्वायर, तो एक m से m गया तो या तो m भी आएगा साथ में, तो 2mc बाय h लैम्बडा डी का स्क्वायर, 2mc बाय h लैम्बडा डी का स्क्वायर, तो 2mc बाय h लैम्बडा डी का स्क्वायर किसके बराबर, लैम्बडा के स्क्वायर।
अगला क्वेश्चन ये भी नीट 2021 के अंदर आया हुआ है, देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। कितने से कर दिया? v वोल्ट से, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से एक्सेलरेट किया है, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस से? v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की है 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, इतने वोल्ट से। इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, द पोटेंशियल डिफरेंस इज, क्या होगा? अब देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहा है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला एक होता है h बाय में m इंटू वी, यानी कि जिसको लिखा जा सकता है h बाय में p के बराबर। दूसरा फार्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ का होता है h डिवाइडेड बाय में अंडर द रूट 2m e इंटू वी के बराबर, इस प्रकार। मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? v के है, इस तरह से है, ये आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है भाई। तो अब हमें क्या करना है, इसकी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रखा है, तो नैनोमीटर। अब देखिए आगे यहां पे, मतलब इस फार्मूले में सिर्फ आपकी क्या पूछ रहा है? पावर की बात कर रहा है, कितनी पावर आएगी। तो आपको यहां से पता चला कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? रूट वी के है। और इस पूरे को सोल्व करते हैं तो क्या उत्तर आता है? दैट इज 12.27 बटे रूट वी, इस प्रकार। अब रूट वी की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 12.27 बटे में लैम्डा डी ब्रोगली, इस प्रकार। और उत्तर कितना है? 1227। देखो माइनस नैनोमीटर, नैनोमीटर को किस में चेंज करो? एंगस्ट्रॉम में। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए दैट इज 0.1227 ऐसा बना सकते हैं। साथ में रहेगी वो टर्म, साथ में और टर्म रहेगी, तो इसको लिखेंगे 12.27 बटे में दैट इज 0.1227। अब क्या रहेगा? देखिए, ये जाएगा इससे, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 जीरो ये हैं, 4 ये हैं, तो ऊपर कितना बचा? 100। और एक क्या था? 10⁻⁻2, उसके नाम का भी ऊपर, यहां था ना 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा तो इसका भी 100, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 10⁻⁴। एक तो इस 10⁻⁻2 का और एक 100 और, तो 10⁻⁴ हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से? 10,000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, 10,000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दिया। डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लैम्डा डी ब्रोगली दैट इज 12.27 बटे में अंडर द रूट 10,000, ठीक है। तो 10,000 का बार कितना आएगा? 100, ऊपर कितना? 12.27 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12.27 गुणा 10⁻⁻2, 12.27 गुणा 10⁻⁻2। 100 है तो 100 को ऊपर लेके जाओगे, और उत्तर है इसमें मीटर में या नैनोमीटर में, ये पूछ रखा है। तो 12.27 है। अब हमारे पास जो उत्तर है वोल्टेज से किस में आता है भाई? एंगस्ट्रॉम में। तो 12.27 और उत्तर किस में आया? एंगस्ट्रॉम में आया। तो ये क्या हो जाएगा? 12.27 एंगस्ट्रॉम को लिखा जा सकता है 10⁻⁻10 और 2 ये, तो 10⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नीट 2019 में। क्वेश्चन नंबर 54, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद इनिशियल वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन का मास m है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है v0, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू v0 i ग्रेटर देन 0, एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड E जिसकी वैल्यू है -E0 और जो ग्रेटर देन 0 है एट t0, इफ इट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियली देन डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम t इज लैम्डा नोट, यहां पे लैम्डा नोट इज द इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो t टाइम्स के बाद कितनी होगी? अब एक बात सोचिए, जब किसी भी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स आएगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो माइनस चार्ज और माइनस ये, तो कितना हो जाएगा? E इंटू ई प्लस का, और इसी फोर्स के कारण किसका बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आ जाएगा E इंटू ई डिवाइडेड बाय में m। जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो फोर्स आता है, वो फोर्स होगा E इंटू ई, और उसी टाइम उसके ऊपर कौन आती है? एक्सेलरेशन, तो दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। अब t टाइम t के बाद वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, इसके बराबर। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इनिशियल वेलोसिटी v0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी है v0, बाद में एक्सेलरेशन कितनी गेन की? E इंटू ई बाय m, तो दैट इज E इंटू ई डिवाइडेड बाय m इंटू टी,
दैट इज वेलोसिटी v एट टाइम t के ऊपर वेलोसिटी। अब इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लीजिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, दैट इज h डिवाइडेड बाय में मास इंटू v। v की वैल्यू हो जाएगी v नॉट प्लस में e इंटू ई टी डिवाइडेड बाय में m। अंदर इसको कर लो m को, तो यहां पे भी एक m आ जाएगा क्योंकि अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ना पूरे m को, तो इस m से तो m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय में एम वी नोट, कॉमन ले लिया धक्के से एम वी नोट को, तो यहां क्या बचा 1 प्लस में e इंटू टी और बटे में कौन आ जाएगा एम वी नोट। धक्के से कॉमन लेना आता है, एम वी नोट से मल्टीप्लाई करो एम वी नोट से, इस टर्म को एम वी नोट से मल्टीप्लाई एम वी नोट से डिवाइड, तो यहां जो ऊपर एम वी नोट है और ये एम वी नोट कॉमन और नीचे वाला बच गया। अब h बाय एम वी नोट इसको क्या बोला है, लैम्डा नोट के बराबर बोला है, तो नई डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज लैम्डा नोट, क्योंकि ये ओरिजिनल h ओरिजिनल मास ओरिजिनल वी नोट था शुरू में इनिशियली, तो इनिशियली ये बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस ई इंटू ई टी डिवाइडेड बाय में m इंटू वी नोट। नीट 2018 में पूछा गया प्रश्न, तो नया डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा ई नोट बाय में एम वी नोट इंटू टी 1, और ये रहा एग्जैक्टली ये मैच कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, और ये क्वेश्चन आया है नीट 2016 में। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m, इलेक्ट्रॉन का मास कितना m, विद डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, फॉल्स ऑन टारगेट ऑन एक्सरे ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ है लैम्डा नोट, द एमिटेड एक्सरे इज वेवलेंथ ऑफ लैम्डा नोट ऑफ एमिटेड, तो लैम्डा नोट की वैल्यू पूछ रहा है ना, क्या होगी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय में m इंटू वी। टारगेट ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नोट, और उसकी जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो किसके बराबर है, लैम्डा नोट, तो ये तो हमारे पास कौन होगी डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये तो कौन होगी डी ब्रोगली। अब इसके बाद कट ऑफ वेवलेंथ के साथ दे रहा हमें क्वेश्चन, तो ये लैम्डा आ गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी दैट इज पी स्क्वायर्ड बाय में 2m, यही होती है काइनेटिक एनर्जी। अब लैम्डा का फार्मूला डी ब्रोगली के टर्म में h बाई पी भी होता है, क्योंकि इस mv को क्या लिखा जा सकता है, p लिखा जा सकता है इसलिए, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p की जगह h बाई लैम्डा दैट इज h स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2m इंटू लैम्डा का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। अब आगे क्या बोला, द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नोट ऑफ एमिटेड एक्सरेज, अब एमिटेड एक्सरे जो होगा उसकी कट ऑफ वेवलेंथ बतानी है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी हो जाएगी दैट इज hc बाय में लैम्डा नोट, जो कि किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो hc डिवाइडेड बाय में लैम्डा नोट इज इक्वल टू में h स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2m इंटू लैम्डा का स्क्वायर, इस h से h क्या हो गया कैंसिल। अब लैम्डा नोट निकालना, तो ये ऊपर जाएगा, तो 2mc लैम्डा स्क्वायर, एक h बचेगा और किसके बराबर होगा, लैम्डा नोट के बराबर, तो 2mc स्क्वायर, 2mc लैम्डा स्क्वायर बाय h, 2mc लैम्डा स्क्वायर बाय h। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड फोटोन हैव सेम एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और एक फोटोन है हैव सेम एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेम है, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखेंगे h डिवाइडेड बाय एनर्जी की टर्म में 2me, एनर्जी की टर्म में लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज 2me, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अब यही फार्मूला फोटोन के लिए नहीं हो सकता, यह बात ध्यान में रखने की है, यह बात इसलिए यहां पे नीट 2016 में आया है क्योंकि कई बच्चे क्या सोचते हैं, इसका रेशियो बना दो 1:1, उत्तर ही नहीं दे रखा, क्यों कहेगी जी वेवलेंथ डी ब्रोगली तो एक जैसी है, पर यह फार्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए फोटोन के लिए नहीं हो सकता। कहोगे सर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोन का मास 0 है, इसलिए m वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, उसके लिए हम लगाएंगे कौन सा फार्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय में लैम्डा, तो लैम्डा ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय e। अब किस किस का रेशियो पूछा है, द डी ब्रोगली एसोसिएटेड विद देम इज, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन का और फिर फोटोन का, ऊपर रखो इलेक्ट्रॉन और नीचे रखो फोटोन, ठीक है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का रेशियो पूछा है। इलेक्ट्रॉन के लिए कौन है, h डिवाइडेड बाय में रूट ऑफ 2m इंटू e, इस प्रकार, और इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज hc डिवाइडेड बाय e, तो h से h कैंसिल आउट, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे में लैम्डा ऑफ फोटोन, इसको क्या लिखा जा सकता है, e स्क्वायर, क्योंकि रूट में लेना है ना इसलिए, और बटे में हो जाएगा 2m
इंटू ई, और सी को क्या लिखा जा सकता है, सी स्क्वायर। तो एक ई से एक ई कैंसिल, रेशो हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय में 2m सी स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लैम्बडा ऑफ फोटोन, इस प्रकार। तो ई बाय 2mc स्क्वायर, ई बाय में 2mc स्क्वायर, देख लीजिए कौन सा उत्तर है। E बाय 2m सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो उत्तर ये बन गया, इस प्रकार। Which of the following figure represent the variation of particle momentum and associated de Broglie wavelength? मोमेंटम और डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, दोनों का इनवर्सली का रेशियो है, और इनवर्सली का ग्राफ तो ऐसा होता है, हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, 2015 कैंसिल्ड में आया हुआ था, तो हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। If the kinetic energy of particle increased to 16 times the previous value, the percentage change in de Broglie wavelength of the particle is. de Broglie wavelength का फार्मूला जो हम यहाँ पे बनाएंगे वो इस तरह से भी बना सकते हो, that is energy is equal to p square divided by में 2m, इसके बराबर होता है। रख दो de Broglie wavelength, क्या हो जाएगा, that is lambda is equal to h by p, यहाँ से p निकाल के रख दो तो ये हो जाएगा h square divided by में 2m into lambda square, हो गया। अब एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी, अब लैम्बडा स्क्वायर देखो, लैम्बडा स्क्वायर किसके बराबर होगा, h डिवाइडेड बाय में 2m इंटू ई, और इसके ऊपर रूट, इसके ऊपर रूट कर दोगे तो यहां क्या बन जाएगा, लैम्बडा बन जाएगा, और ये वैल्यू आपको लिखवाई भी है, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई 2m। एनर्जी को 16 गुना कर दिया, पहले लैम्बडा है h बाई अंडर द रूट 2m इंटू ई, अब नया लैम्बडा, लैम्बडा डैश कब, जब h बाय में 2m, और एनर्जी को 16 गुना कर दिया, मतलब 16 टाइम्स ऑफ e कर दिया, ऐसे कर दिया, तो नई एनर्जी, नया लैम्बडा डैश कितना होगा, लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4, ऐसे ही तो होगा। देखो 16 का बाहर निकाल लिया 4, अंदर क्या बचा, h बाय में 2me इंटू लैम्बडा, और h बाय 2me की वैल्यू क्या होती है, लैम्बडा, तो लैम्बडा बाय 4, ये हो गया। तो अब चेंज बताना है कितने का चेंज हुआ है, द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो नया लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाय 4, और ओरिजिनल था लैम्बडा, तो करो माइनस, ये हो गया कितना, 3 लैम्बडा बाय 4 बटे लैम्बडा, और परसेंटेज के नाम का 100, तो 25 या 75% का चेंज आ गया भाई। चेंज कितने का आया, 75% का। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T इज, देखिए लैम्बडा की वैल्यू होती है h डिवाइडेड बाय में 3m k इंटू टी के बराबर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, थर्मल इक्विलिब्रियम पे और टेम्परेचर T की बात, h बाय में 3mkt, अब इन सभी की वैल्यू रखनी पड़ेगी भाई, इन सभी की वैल्यू पुट 3mkt। अब मास का आपको पता है न्यूट्रॉन का, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10⁻23, t को t रहने देना, तो सोल्व कर लीजिए, जैसे ही सोल्व करोगे आपको उत्तर मिल जाएगा जो भी इसमें से आना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ न्यूट्रॉन्स के साथ बात कर रहा है, न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स के फार्मूले में यहां 3 की जगह 2 आ जाता है भाई। न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के लिए तो 3mkt होता है, तो यहां पे न्यूट्रॉन की है तो ये आ जाएगा h बाय में अंडर द रूट 2mkt, न्यूट्रॉन के फार्मूले में यहां पे क्या आ जाता है 2, और वैसे क्या रहता है 3 रहता है। एन अल्फा पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस है 0.83 सेंटीमीटर, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में 25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा, अब लैम्बडा h बाय m इंटू वी के बराबर होता है, वही पूछ रहा है। तो वो सर्कुलर पाथ में किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड, तो r की वैल्यू किसके बराबर होती है, mv बाय में qb, यूनिट नंबर 3 में बताया गया है, तो r इंटू क्यू इंटू बी डिवाइडेड बाय में m किसके बराबर आ गया, v के बराबर, यहां रख दो, तो h बाय में m, यहां रखा r क्यू b भाग में m से m कैंसिल, कितना हो गया, h बाय में r क्यू b, b की वैल्यू दे रखी, r की वैल्यू q, किसकी बात कर रहा है, अल्फा पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है वो आपको पता है 2e के बराबर, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज किसके बराबर होता है, 2e, इसके बराबर होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये हीलियम का न्यूक्लियस है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 2 गुणा e के बराबर, तो क्यू की जगह 2e रखना है, e नहीं रखना है, 2e रखना है आपको। इफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय p, then the de Broglie wavelength associated with it change by 0.5%,
द इनिशियल मोमेंटम इज। देखिए P का फार्मूला क्या होता है, h/m लैम्डा। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर चेंज 0.5% का है, चेंज का मतलब एरर का फार्मूला याद करो, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा कितना है 0.5%, 2012 के मेंस में है। इसकी वैल्यू दे रखी, पूछ किसकी रहा है, डेल्टा P बाय P की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी आएगी, यही तो पूछा है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डेल्टा P बाय P किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा। इस लैम्डा को ऊपर लेके जाओ तो लैम्डा की पावर -1 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, -1 आगे डेल्टा लैम्डा बटे में लैम्डा, ऐसे हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब इसमें चेंज कितने का दे रखा है, दैट इज 0.5%, उसके लिए हमें क्या लगा दिया, नीचे 100 लगा दिया। अब इसको रखेंगे तो 10 से नीचे, इसको करेंगे तो 1/200। P ऊपर जाएगा तो डेल्टा P की वैल्यू किसके बराबर, P भाग में 200, P भाग में 200। ये फार्मूला लगाया है एरर का, तो एरर का फार्मूला वैसे भी पता है, ये तो एच तो कांस्टेंट हो गया, एच तो कांस्टेंट, और डिवीजन का क्या करते हैं, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा। अरे एरर को याद करो, एरर को क्या कहते थे, डेल्टा P बाय P, और एच कांस्टेंट है इसलिए क्या बच गया, केवल डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा। ये वैसे भी फार्मूला एरर का है। इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सेलरेटेड बाय वोल्टेज 25 किलोवोल्ट, ठीक है। इफ द वोल्टेज इंक्रीज्ड 200 किलोवोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप 25 किलोवोल्ट के यूज करते हैं और उसको बढ़ा के 100 किलोवोल्ट कर दिया जाए, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, अब लैम्डा की वैल्यू दैट इज h डिवाइडेड बाय में 2me इंटू v के बराबर हो गया। अब लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज के, दैट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट v। अगर 25 किलोवोल्ट से 100 किलोवोल्ट तक बढ़ा दिया गया तो वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई, वो बढ़ेगा। तो कितने का चेंज आया, 25 गुणा 100 4 का, और 4 का रूट निकालोगे तो 2, तो मतलब ये 2 वोल्ट से बढ़ रही है, तो लैम्डा 2 वोल्ट से क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। 2011 का क्वेश्चन दोबारा से समझे, 25 किलोवोल्ट से 100 किलोवोल्ट मतलब 4 गुना बढ़ा दिया। अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम, 4 गुना बढ़ी है तो 4v हो गया, उसका रूट बाहर निकालोगे तो 2v, तो कितने का चेंज आया, डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम, एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 मिलीग्राम, इस प्रकार, हैज द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 3 इंटू 10⁶ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो उसी जो है वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी के साथ, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए लगा दिया, दैट इज h/m इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। A particle of mass 1 gram has same wavelength as that of electron moving, तो लैम्डा दोनों के लिए सेम है। अब पार्टिकल के लिए निकालोगे तो क्या होगा, h डिवाइडेड बाय में m इंटू v ऑफ पार्टिकल, निकाल दो। इसका मास m है, इसका मास m1 रख लिया, दोनों को इक्वेट कर दो, दैट इज h डिवाइडेड बाय में m1 इंटू v। क्यों इक्वेट किया, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ सेम बोली है इसने, सेम वेवलेंथ। तो पहला h से h कैंसिल, एक का मास 1 मिलीग्राम, एक का m1 मास, इलेक्ट्रॉन का पता ही है सभी को, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। एक की वेलोसिटी v, दूसरे की वेलोसिटी आपको क्या करनी है, निकालनी है। h से h कैंसिल, इसका मास 1 मिलीग्राम, इसका मास ये रहा, vp निकालना, v दे रखा है, सिंपल सा। तो आज के लिए ये सारे क्वेश्चन 2008 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। तो आज ये सारे क्वेश्चंस जितने भी थे 30 से 35 साल के PYQ थे, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस के। तो ये कंप्लीट 63 क्वेश्चंस का सेट आपके लिए है, और इस सेट के अंदर हमने पीछे सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई। अब केवल 2 चैप्टर रहते हैं, उसके बाद पूर्ण आहुति हम कर देंगे, और 2 चैप्टर 1 तारीख तक आपका ये कंप्लीट सिलेबस आपके पास होगा, जो कि PYQ थे नीट के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।